एक इंसान अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा। कोशिश करते इंसान से सुंदर दृश्य कोई नहीं। गीत चतुर्वेदी की इस कविता के साथ समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन पेज में आप सभी का स्वागत है। किंसुंगी, ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। किंसुंगी अपूर्ण सुंदर है के 21वें एपिसोड में आज खास मेहमान दीपक शंकर जौरवाल को आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है दीपक जी आपका। सरल सहज कविताएं, सुंदर गद्य पंक्तियां, कभी किसी जाने माने लेखक की तो कभी हमारे ही बीच के किसी अनजान व्यक्ति की, जिन्हें पढ़कर कभी हम खुश होते हैं तो कभी कभी चौंक भी जाते हैं कि हाँ, भावनाएं इस तरह भी लिखी जा सकती हैं। कविताएं जिनमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं, सब अपने रूप में अपनी भावनाओं में परिपूर्ण है। गद्य ऐसा कि कभी मोटिवेट करे तो कभी रुलाए और कभी लगे कि ये तो हमारे अंदर चलने वाली हलचलों को ही किसी ने शब्द दे दिए हैं, और जो शब्द शायद हम कभी नहीं दे पाते। हम बात कर रहे हैं हिंदी कम्युनिटी ऐप के बारे में, हिंदी पंक्तियां नाम के फेसबुक पेज के बारे में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जिसका नाम अब हिंदी कम्युनिटी हो गया है। हमारे मेहमान हैं इन सब को बनाने वाले दीपक शंकर जौरवाल जी। अभी दीपक जी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो किसी अन्य डिवाइस के माध्यम से हमारे बीच आने वाले हैं। तो तब तक हम बातें करते हैं साहित्य के बारे में। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास अंक में। शुक्रिया ज्योति। 2-3 दिन पहले मैंने फेसबुक पेज जो है आपका, उस पर यूनानी कवि कवाफी की एक कविता एज मच एज यू कैन का हिंदी अनुवाद पढ़ा था, जो प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण जी की ने किया है। तो कविता का शीर्षक था जहां तक हो सके, और कविता कुछ यूं थी: और तुम अपना जीवन वैसा नहीं बना सकते जैसा चाहो, तो इतना करो कम से कम, उसे सस्ता मत बना दो। दुनिया के बहुत साथ रह के, बहुत बातें करके, दर दर मारे फिर कर, लोगों की दैनिक मूर्खताओं से घिरकर, जगह जगह बार बार दिखकर, कभी मत बनने दो अपना जीवन किसी के लिए भी इतना आसान कि वो भार लगने लगे जैसे एक अनचाहा मेहमान। दीपक जी, शायद यही आपके जीवन का भी उद्देश्य रहा होगा कि आपने आईआईटी करने के बाद साहित्य की ओर आपका रुझान तो पहले से होगा, लेकिन आप उस ओर मुड़े, क्योंकि आईआईटी एक अलग फील्ड है और साहित्य एक बिल्कुल अलग। तो आपसे ही जानना चाहेंगे आपके सफर की ये कहानी। बिल्कुल शुक्रिया ज्योति जी। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपके दर्शकों को कि मेरा नाम जी। दीपक है और राजस्थान के छोटा सा जिला है करौली। शायद आप में से बहुत लोग नहीं भी जानते हो, कुछ लोग जानते होंगे। वहां से हैं हम। और आईआईटी में रहते हुए मैंने अपने 4th ईयर के स्टार्टिंग में इसको शुरू किया था। हिंदी पंक्तियां नाम से एक मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया था, तो वहां से मैंने इसको शुरू किया। बट मैं आपको बता दूं कि ये साहित्य की तरफ से मैंने इसका शुरुआत नहीं की थी। अब अ, होता क्या है कि हिंदी साहित्य में खासकर मैंने पिछले 4-5 साल में क्या देखा है कि अ, जैसे मैं अगर हिंदी की बात करूंगा तो सिर्फ हिंदी साहित्य को ही हिंदी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने खुद जी। ने शुरुआत की थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जैसे जितने भी बड़े नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ क्या है कि सब तरह के लोग आते हैं, सारे क्षेत्रों से लोग आते हैं। और तो क्या है कि कॉमन जो लैंग्वेज है उनके बीच में वो हिंदी भाषा हो जाती है, वो सॉरी इंग्लिश भाषा है कॉमन लैंग्वेज। अब ये हमारा हम्म। भाग्य या दुर्भाग्य, ये अलग बात है कि हम्म। हमारी खुद की कोई भाषा कॉमन नहीं है, इंग्लिश भाषा कॉमन है। तो वहां मैंने क्या देखा कि स्टेज पे सब लोग, कोई भी जाता है तो बिल्कुल। इंग्लिश में बोलता है या अपने आप ही इंग्लिश निकलती है उनके अंदर से। ये मुझे नहीं पता, लेकिन उससे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जी। जो अ, अपने स्टेट के बोर्ड से पढ़ के आते हैं या हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, तो वो लोग उससे थोड़ा मैंने भी अपनी शुरुआती पढ़ाई हिंदी माध्यम से की है, राजस्थान बोर्ड से। तो
हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यार हम कभी स्टेज पे जाके इस तरह बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमें फराटेदार इंग्लिश नहीं आती है। तो थोड़ा उस ऐसे समय में मैंने एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म बिल्कुल। बनाया। मेरा, मैं बिल्कुल सच से बता रहा हूँ कि मेरा कोई साहित्य से बिल्कुल लेना देना नहीं था उस टाइम, और ना मैं साहित्य पढ़ता था, ना मैं बहुत ज्यादा प्रेमचंद के अच्छा। अलावा किसी को जानता हूँ नहीं था। तो मैंने एक सिंपल कि मेरे अंदर अगर कोई विचार आ रहा है तो मैं उसको शेयर कर सकूं, या किसी और दोस्त का विचार आ रहा है तो उसको शेयर कर सकूं। ये एक सिंपल थॉट था, इसलिए नाम भी उसका हिंदी पंक्तियां था। जैसे इंग्लिश की लाइंस होती हैं, कोट्स होते हैं, उसी लाइन पे जी। हिंदी पंक्तियां नाम रखा था। वहां से शुरुआत हुई, धीरे 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 मैं बिल्कुल। साहित्य से परिचय हुआ। मुझे अगर साहित्य से मेरा परिचय हिंदी नामा पेज ने करवाया था। वो ऐसे छोटे छोटे कोट्स हिंदी हम्म। साहित्य के डाले, छोटी छोटी कविताएं। वहां से जब मैंने कई नाम बार बार देखे, अग्गे हम्म। जी, नागार्जुन, कुंवर नारायण, तो मैंने इनके बारे में सर्च करना शुरू किया कि अच्छा ये कौन है, क्या है। तो मुझे लगता है कि हिंदी नामा ने मुझे साहित्य का परिचय करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसके बाद में ऐसा है कि अभी भी हमारा मेन फोकस हिंदी लेखन पाठन से ज्यादा है। उसका एक बहुत बड़ा भाग साहित्य है, हिंदी लेखन पाठन का। लेकिन उसमें और भी तरह की चीजें आती हैं, जैसे आप कहानी कविताओं से भी अटके देखोगे तो लेख हैं बहुत सारे। जैसे आप देखोगे कि हिंदी कविताओं से अलग होके भी लोग अब ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने लगे हैं जहाँ जानकारी उनको चाहिए, किसी चीज की जानकारी पढ़नी है, गूगल पे सारी चीजें ऐसी ही आती हैं। और या हम्म। खासकर गाँव में जो लोग गूगल के थ्रू जी। पढ़ते हैं, वो इसी तरह के आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो हमारा ज्यादा फोकस हिंदी लेखन पे है, बट उसका एक बहुत बड़ा भाग हिंदी साहित्य भी है। और इस तरह से मैं हिंदी साहित्य की कम्युनिटी का एक हिस्सा बना। और वहां से हमने फिर, जब हमें एक पेज के माध्यम से चीजें कुछ परेशानियां लगी, तो हमने अपना एक ऐप बनाया जहाँ पूरी जो हिंदी समुदाय है या हिंदी साहित्य का समुदाय है उसको एक कम्युनिटी के स्तर पे हम जोड़ सकें। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई डिजिटल मंच नहीं है, जैसे एक कम्युनिटी का चौपाल होता है जहाँ लोग एक दूसरे के काम के बारे में शेयर करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो ऐसा अभी तक बिल्कुल नहीं है हम्म। कहीं डिजिटल मंच जहाँ एक जगह कर सकते। फेसबुक वगैरह है, लेकिन इनमें ग्रुप्स में बटे हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में हिंदी समुदाय बटा हुआ है, एक जगह पूरा कम्युनिटी के स्तर पे कहीं नहीं है। तो हमारी कोशिश वही है। तो जैसे आपने बताया कि राजस्थान के एक छोटी सी जगह से आप आए, तो आईआईटी जाने के लिए भी पहले बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि अमूमन आमतौर पे होता है कि छोटे शहरों के जो बच्चे होते हैं उन्हें इस पे भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपका इसके पीछे क्या स्ट्रगल रहा? तो बिल्कुल देखिए, छोटे शहरों का अपनी परेशानियां हैं। जैसे मुझे जो सबसे बड़ी परेशानी लगी अपने स्टूडेंट के जो शुरुआत में था मैं स्कूल में, तो ये लगी कि अ, वहाँ पे बहुत अच्छी स्कूल्स नहीं है। आपको नंबर ले आओगे आप, या आप बोर्ड की एग्जाम हम्म। दोगे पूरे राजस्थान के लेवल पर, हो सकता है कि अच्छे बच्चों के साथ भी compete कर पाओ आप। लेकिन वो सिर्फ नंबर लाने के लिए। ओवरऑल जब मैं पहली हम्म। बार गांव से निकलकर, मेरे पिताजी ने मुझे एक हॉस्टल में डाला सीकर में। सीकर पढ़ने के लिए राजस्थान में थोड़ा अच्छा था स्कूली हम्म। उसके लिए। तो वहां मैंने जाके, मैंने पहली बार सीबीएसई में मुझे वहीं पहली बार पता चला कि अच्छा सीबीएसई भी कोई बोर्ड होता है। तो मैं सीबीएसई में गया, और जब वहाँ, ऑब्वियसली पहले मेरे को तो इंग्लिश कुछ नहीं आती थी, लेकिन अच्छा। मैंने देखा कि पढ़ाई के अलावा भी और बहुत सारी चीजों पे वहाँ ध्यान दिया जाता है बच्चे के, चाहे वो पेंटिंग हो, खेलकूद हो, ताकि उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो वो एक बिल्कुल नहीं है, छोटे शहरों में वो स्कूलें नहीं है जहाँ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इस चीज का जब वो आईआईटी जैसी, आईआईटी या अन्य कोई हम्म। भी एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे या कॉर्पोरेट में जाएंगे, जॉब जाएंगे, तो वहां उसकी कमी फील होती है कि यार हमारे साथ के बच्चे जो शहरों से आ रहे हैं उनका हमसे बहुत आगे हैं, वो बहुत बेटर वे में खुद को प्रेजेंट कर पाते हैं, या उनका माइंड हमसे ज्यादा अच्छे वे में सोच पाता है। तो वो एक चैलेंज रहा। आईआईटी का ऐसा था कि मेरे से पहले मेरे बड़े भाई ने भी उसकी प्रिपरेशन की थी। तो मैं अच्छा था पढ़ाई में थोड़ा, तो अच्छा अच्छा। था, मैथ साइंस में भी अच्छे थे, तो मेरे को सीधा हम्म। वो ऑप्शन दिला दिया। और मुझे भी हिंदी मैथ्स अच्छी लगती थी, तो मैंने भी अपना ऑप्शन, उसके बाद कोटा जाके मैंने वहां से पढ़ाई की और फिर आईआईटी में पहुंचे।
हाँ जी, तो जिस परिवेश में आप पले-बड़े या फिर कॉलेज लाइफ में भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमारे होते हैं, तो बचपन से लेके अभी तक आपके बहुत सारे ऐसे यादगार पल होंगे, कुछ खट्टे-मीठे अनुभव, कॉलेज के कैंटीन की यादें, दोस्तों की टाँग खिंचाई, तो कुछ यादगार पल आप हमारे दोस्तों को दर्शकों को बताना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सारे हैं। पूरा जीवन ही एक कहानियों का एक तरह से ही बोल सकते हो कि कलेक्शन ही है अ, अभी तक भी है। बट लेकिन ऐसा है हाँ, कि मुझे बिल्कुल। जैसे मैंने अपने कॉलेज में मुझे जो जब मैं पहली बार कॉलेज गया तो कॉलेज में ऐसा था कि मुझे पता था यहाँ पढ़ने में सभी अच्छे हैं। अ, क्योंकि सब अपनी अपनी कॉलेज के टॉपर्स हैं, जी। सब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटों में पढ़ के आए हैं। तो मुझे ये लगा कि ठीक है, पढ़ाई हमने हुँ, 12th तक ली है, अब पेरेंट्स से भी आपको थोड़ी फ्रीडम मिलती है, तो और चीजें एक्सप्लोर करने का मन में था। तो मैं क्रिकेट स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा हो रहा हूँ, मतलब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने देखा कि लेकिन मैं क्रिकेट को लेके था कि क्रिकेट टीम ज्वाइन करूंगा, वहाँ बहुत अच्छे कल्चर होता है आईआईटीज में, स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा कल्चर है। हालांकि लगता नहीं है, बाहर से ऐसा लगता है कि ये लोग पढ़ते होंगे और कुछ नहीं करते होंगे। बट मैं बता दूं कि वहां सिर्फ कुछ परसेंट ही लोग हुँ, होते हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, अन्यथा सब एग्जाम के टाइम बाकी इंजीनियर की तरह होते हैं जो सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं, वो और चीजों एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो मैंने वहां जब मेरा ये था कि मैं जी। क्रिकेट ज्वाइन कर, और लेकिन ऐसा था कि मैं एथलेटिक्स की जो कोच थी, अंजनी मैम करके एक कोच थी, वो मेरे से मिली और उन्होंने बात की। तो उन्होंने इतने अच्छे से बात की, मुझे लगा कि अरे सबसे तेज तो मैं ही दौड़ता हूँ यहाँ पे। मतलब इतने प्यार से बात किया उन्होंने, मुझे इतना अच्छा फील करवाने की कोशिश की कि मुझे लगा अच्छा, सबसे अच्छा मैं ही दौड़ता हूँ। तो मैंने क्रिकेट की जगह मैं एथलेटिक्स के ट्रायल देने गया। तो एथलेटिक्स में ऐसा था कि मेरी थोड़ी हाइट वगैरह अच्छी थी, अच्छा। रनिंग रिलेटिवली एवरेज से ठीक ठाक थी, तो मुझे उन्होंने रख लिया। और मुझे लगता है कि वो आईटी कॉलेज का मेरा सबसे अच्छा बेस्ट जी। डिसीजन था। वो जाने अनजाने में हुआ, क्योंकि एथलेटिक्स टीम में रह के मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हम लोगों की क्या होती थी कि रोज प्रैक्टिस होती थी, और उस रोज प्रैक्टिस में अलग अलग तरह का, रोज अलग अलग तरह का वर्कआउट होता था। तो उसमें एक वर्कआउट रिपीटेशंस हुँ, होते थे जो सबसे डिफिकल्ट होते थे। रिपीटेशंस में क्या होता था कि हमें कोई ऐसे दे दिया जाता था कि आपको 200 मीटर के 6 रिपीटेशंस लगाने हैं 5-5 मिनट के गैप के बाद। तो हुँ, कोई भी उसको 3 या 4 तक कोई भी हुँ, कर लेगा, जहां तक थकेगा। जहां तक थकता है वहां सब कर लेंगे। मतलब हुँ, मैं आप कोई भी, मैं सिर्फ दौड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन का भी कोई काम जहां तक आदमी थकता है वहां तक सब कर लेते हैं जब मन बनता है तो। लेकिन 3-4 तक हम भी कर लेते थे शुरुआत में, 3-4 के बाद रोक देते थे या छोड़ देते थे। लेकिन धीरे धीरे 4 साल में ऐसा होता था कि हम पांचवा और छठा भी जब हुँ, पूरा करने लगे रिपीटेशन, एक थकने के बाद भी जो वर्कआउट करते हैं, जहाँ से हुँ, एथलेटिक्स या किसी भी एथलीट का स्टार्ट होता है जहाँ से, तो उससे मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी कि हुँ, जीवन के बारे में, मतलब दौड़ और जीवन की। दौड़ में क्या होता है कि एक एक समय थक जाते हो, और लाइफ में भी बहुत सारे ऐसी चीजें आती है जब आप करते हो तो एक समय आपको ऐसा लगता है कि आप थक गए हो, या आप उन चीजों को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो। लेकिन उसके बाद भी कैसे मैनेज करना है, गिव अप नहीं करना है, अपना काम पूरा करना है, वो मैंने एथलेटिक्स से सीखा है। तो मेरी लाइफ का एक मतलब जो अभी हूं हुँ, मैं, या मेरा जिस तरह से माइंड काम करता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान इसका रहा है, एथलेटिक्स का। क्योंकि वहां से मैंने नेवर गिव अप वाला हुँ, एटीट्यूड सीखा है। थकने के बाद किस तरह से अपने सफर की शुरुआत करनी है, जहां हर कोई, ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। तो एक किस्सा मुझे ये याद है एथलेटिक्स वाला, और बाकी तो बहुत जी। सारे किस्से हैं एथलेट, मतलब कैंपस के बहुत सारे किस्से होते हैं, आपने भी कॉलेज में देखा होगा। ऐसे पर्टिकुलर एक ध्यान करना बहुत मुश्किल है, बट आप कुछ पूछिएगा तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। बिल्कुल आपने बताया कि जैसे एथलेटिक्स है, स्पोर्ट्स में अगर हम जाते हैं तो डिसिप्लिन तो हमारी लाइफ में आता ही आता है। तो शायद यही रीज़न रहा होगा कि आपने हिंदी प पंक्तियों से लेकर कम्युनिटी तक का सफ़र तय किया। तो मैं भी आपको अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है बताती हूँ कि हिंदी पंक्तियाँ को मैं आज से नहीं बहुत पहले से फ़ॉलो कर रही हूँ। तो मुझे भी एक टाइम पे शौक चढ़ा था कि मैं भी हिंदी कविताओं कहाँ हिंदी पंक्तियों में अपनी लाइन दूँ।
तो आप लोग कहते थे अपने पेज में कि अगर आप अभी हम अपने इस प्लेटफॉर्म से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो मैंने भी वहां पे भेजा था। हालांकि वो मेरा छप नहीं पाया, लेकिन क्या होता है कि आपको उस समय बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो अपनी पंक्तियों को आपके माध्यम से वहां पर लाना चाहते होंगे। तो उसमें कोई कोई रचनाएं आपको ऐसा लगता होगा कि क्योंकि आप ही लोग उसको डालते होंगे, तो बहुत सारी रचनाएं आपके पास आती होंगी। तो आप उसमें उसको कैसे ग्रेड करते थे कि ये छापना है या ये नहीं छापना? और बहुत बार क्या होता है कि कोई ऐसा लिख रहा होता है कि जैसे उठा और कुछ भी लिख के भेज दिया कि हाँ मेरा नाम आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ बहुत हुई होगी, क्योंकि मैं भी खुद उस का एक पार्ट रही हूँ। तो इसके बारे में बताइए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो ज्योति। देखो, सबसे पहले जैसे आपके मन में भी इसीलिए आया होगा क्योंकि आपने देखा होगा हमारा कंटेंट होता था वो इस तरह का होता था कि आपको किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है। मतलब बहुत आम बात लगेगी लेकिन बहुत अच्छी हम्म। बात लगेगी आप, एकदम साधारण भाषा में। सॉरी। हम्म। मतलब आपको लगेगा कि ये जी। मतलब एक एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं एक सॉरी कॉल आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उसको बस मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, माफ जी। करना। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दर्शकों, अभी हम लाइव चैट पे लोगों को लेते हैं। महेश पुनेठा सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। योगेंद्र आहूजा, किंसुंगी क्या होती थी, दीपक चौरवाल और वार्ताकार ज्योति भट्ट का स्वागत और अभिनंदन, थैंक यू सो मच। सीवी सिंह, नॉर्मल केस में ऐसा होता है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, उससे सब मिलकर सुझाव देते हैं कि इंग्लिश अच्छी करो, हिंदी मीडियम में जाओ। बट लेकिन बिल्कुल सही बात आपने कही है कि अगर हमारी इंग्लिश सही नहीं है, हिंदी सही है, तो क्यों ना उसी चीज पे फोकस किया जाए जो सही है और उसमें ही परफेक्ट बना जाए। क्यों मैम? रश्मि मैम का क्या कहना है इस बारे में? जी, आप सुन पा? रश्मि जी की आवाज मुझे नहीं आ रही है। हाँ ज्योति जी, मैंने आप अपनी वार्ता जारी रखें, मैं भी बीच बीच में जो सवाल पूछती रहूंगी। अभी आप, हाँ जी। तो हम बात करें कि कोई डिफिकल्टी हुई तो के बारे में आप बताते। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ, आपकी आवाज सही आ रही है। तो शिवी और सबके कमेंट तो ये पढ़ चुकी हैं, तो जब तक उनका नेटवर्क रिस्टोर होता है तब तक मैं कोई सवाल पूछती हूँ, फिर वो आती है तो और भी सवाल पूछेंगी। मैं एक सवाल पूरा कर देता हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा था कि हम लोग कैसे रचनाओं को चुनते हैं, क्या होता हाँ, है। ये महेश पुनेठा जी का भी सवाल है जी। हाँ, तो अभी क्या होता है कि ये एक्चुअली कम्युनिटी ऐप भी वहीं से उसी प्रॉब्लम से हुआ। तो होता क्या था कि शुरुआत में मैं अपनी कुछ विचार होते थे या कहीं भी व्हाट्सएप पे कहीं भी कुछ मैंने पढ़ा, मैं उसको शेयर कर देता था और फिर धीरे धीरे लोग भी अपना भेजने लगे। तो मेरी शुरुआत एक्चुअली भाषा की तरफ से हुई थी, साहित्य की तरफ से नहीं हुई थी। तो मुझे जैसे साहित्यिक पैमाने होते हैं जिन पे अच्छी रचनाओं को, कौन सी अच्छी रचना है या कौन सी रचना की गुणवत्ता अच्छी है, उसके अपने एक साहित्यिक पैमाने, साहित्यिक दुनिया के अपने पैमाने। तो लेकिन मैं उनको नहीं जानता था। तो मेरा जो पैमाना था किसी भी पंक्ति को अच्छी लगने का, वो ये था कि पढ़ने के बाद किसी को या तो ऐसा लगे अरे या तो कितनी, या तो उसने कुछ नई बात पढ़ी है उसमें, या फिर कुछ बहुत पुरानी बात है लेकिन बहुत अच्छे से कही गई है। मेरे सिर्फ दो ही मकसद होता था, आसान भाषा में, ताकि पढ़ने वाला उसको कोई भी पढ़ रहा है, कोई भी सोशल मीडिया पे, क्योंकि साहित्य वाले जो लोग हैं ऑलरेडी अपनी दुनिया में पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, उनके लिए मुझे समझ में आ गया था कि हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म था उन लोगों के लिए जो साहित्य से अभी अपरिचित हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट है, उनको छोटी छोटी पंक्तियां पढ़ने का शौक है, वो इधर उधर से व्हाट्सएप फॉरवर्ड कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं। तो हमारी जो ऑडियंस थी, टारगेट ऑडियंस वो थी। तो धीरे धीरे ऐसा है कि उसमें बहुत आसान भाषा में रचनाएं होती थी, तो लोग हमें भेजते थे बहुत सारी। अब एक टाइम पे वो स्केल इतना था कि 100-200 मैसेजों को मैं रिप्लाई कर दे रहा था, लेकिन वो धीरे 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 जब लाखों लोग जुड़ गए तो वो एक्चुअली इतना बड़ा नंबर हो गया है कि मैं उनको मैसेज करना इम्पॉसिबल हो गया है, मैसेज करना आसान नहीं है उनको। तो तब मैंने एक्चुअली सोचा है कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां
लोग मेरे पे डिपेंडेंट ना रहे, पाठक सीधा जो हिंदी के लेखक हैं या जो लिखने वाले हैं उनसे जुड़ जाए, या लेखक सीधे पाठक से जुड़ जाएं, और उसको हम सिस्टम को इस तरह से डेवलप करें कि लोग जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं किसी भी रचना पे, वो अपने आप ही पाठक डिसाइड करें कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, क्योंकि हम करते हैं। हम जब करते थे पेज पे तो उसमें क्या होता था कि नहीं चाहते हुए भी मुझे क्या पसंद है वो पेज पे धीरे धीरे झलकने लग जाता है। अच्छा बुरा से ज्यादा पेज पे ये झलकने लग जाता है कि दीपक जोरवाल को ये पसंद है या दीपक जोरवाल को पसंद नहीं है। तो वो मेरे हिसाब से बहुत सही सिस्टम नहीं था, उस सिस्टम की कुछ कमियां थी। एक कम मॉडल पे वो काम अच्छे से काम करता है जब कम लोग जुड़े होते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो मॉडल बहुत अच्छा नहीं है जो पेज पे हम लोग रचनाएं लेते थे। इसलिए फिर हमने ऐप बनाया, और ताकि वो थोड़ा और ओपन है, ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी तक पेज का और ऐप का सफर रहा हमारा। जी धन्यवाद। तो ये बात तो मुझे पता, मतलब पहले मैं इसी पॉइंट पे थोड़ा सा जाना चाहूंगी, फिर और बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि दीपक जोरवाल की पसंद से अधिक जो चौपाल आपका बना है उसमें जो अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़े हैं, तो मान लीजिए कि साहित्य की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि आपकी टारगेट ऑडियंस वो है अभी जो साहित्य में जिसकी रुचि है पर अभी साहित्य में गहरे नहीं बैठी, और धीरे धीरे एक मंच जैसा मुझे समझ में आता है कि एक ही रुचि के लोग अपनी पोस्ट करेंगे और उन्हीं की आपस में क्रिया प्रतिक्रियाओं से ये तय होने लगेगा कि किसको कितने व्यू मिल रहे हैं या कौन कितना पढ़ा जा रहा है, उन्हीं के बीच में एक लोकप्रियता भी बनेगी, है ना। तो मैं ये पूछना आपसे चाहती हूँ कि ज्ञान विज्ञान या साहित्य का तो एक बहुत बड़ा रोल ये भी होता है कि जो समाज में सर्वानुमति बनी हुई है, जो समाज में कुछ मान्यता ऐसी बनी हुई है जिनका बदलना जरूरी है, लेकिन अगर उसी मान्यताओं के लोग आएंगे तो फिर वो उस खास जगह को भी उन्हीं मान्यताओं से भर देंगे जिनको बदलने का एक महत्वपूर्ण काम समाज करता है। तो इसका इस चीज को वो कैसे डील कर किया जा सकता है, या इन दोनों को आपस में जोड़ के जो भी बात बनती हो वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ जी। तो बिल्कुल देखिए, इसी को मैं जैसे तकनीकी भाषा में बोलूं तो तकनीकी भाषा में अभी क्या हो रहा है कि जैसे तीन जो वेब दुनिया बोलते हैं जिसको वेब, तो वेब की दुनिया में क्या हो रहा है कि उसमें भी अपने तीन फेज हैं। एक जब पहला फेज आया था उसमें क्या था कि उसमें सिर्फ वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे थे या अपना कंटेंट डाल पा रहे थे जिनको साइट वगैरह बनाने का नॉलेज है। जी ये 2005 से पहले की बात है। जिनको अपनी साइट बनाना आती है वो साइट बना के अपना कुछ कंटेंट डाल रहे थे, अपना साथियों का कंटेंट डाल रहे थे, बाकी लोग सिर्फ गूगल सर्च करके पढ़ सकते थे उसको। उसके बाद जो अगला दुनिया आई, अगला फेज आया वेब 2.0, उसमें क्या है कि आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा साइट वगैरह बनाने की, उसमें सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया ने क्या किया कि सोशल मीडिया ने बोला कि अरे आप अकाउंट बनाओ, अपना कंटेंट पब्लिश करो, लोगों तक पहुंचो, जिसके हम खुद प्रोडक्ट हैं। हिंदी पंक्तियां जैसे जो पेजेस हैं और भी बहुत सारे हैं, वो हम सब इसी के प्रोडक्ट हैं। आप जैसे बहुत बड़ा नाम आप मीडिया में आप देख ली, लल्लन टॉप है, तो ये सब वेब 2.0 के प्रोडक्ट हैं जहां लोग थोड़े डिसेंट्रलाइज हो गए हैं। जब पहले से जो एक सिस्टम बना हुआ था उसको और ओपन कर दिया गया है, कम नॉलेज के साथ भी लोग अपना कंटेंट डाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फेज आ रहा है, जो करंट में चल रहा है प्रेजेंट में, वो वेब 3.0 है, जिसमें ये माना जा रहा है कि चीजें और डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी, किसी एक के उसमें नहीं रहेंगी, किसी एक आदमी के पक्ष में नहीं रहेंगी, और बहुत शुरुआती फेज है। अब ये वेब की दुनिया में चेंज हो रहे हैं। अब जैसे मैं बताता हूँ कि हमारा जैसे मान लो जो कम्युनिटी ऐप है वो कैसे पुरानी धारणाओं को तोड़ रहा है या एक नया सिस्टम बना रहा है। तो आप देखिए, आप मेरे से ज्यादा टाइम से साहित्य में हो, और साहित्य में एक्चुअली एक चीज है कि कौन सी चीज साहित्य कौन सी नहीं है, एक डिबेट है ना। और अभी तक इस डिबेट को कुछ ही लोग वो कर पा रहे थे। जैसे मान लीजिए, जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम, मान लीजिए कि आपकी किताब छपेगी या नहीं छपेगी, आप तय नहीं करोगे, ये पब्लिशर तय कर रहा है। लेकिन अभी आप देखिए पैरेलली एक सिस्टम बन रहा है जहां अगर आपको लगता है कि आपकी बुक पब्लिश होने लायक है, अब उसमें ऐसा भी है कि कुछ बुक पब्लिश होने लायक ना हो चाहे,
लेकिन अगर आपको लगता है, आपको विश्वास है, तो ये डिसीजन और कोई नहीं करेगा कि आपकी बुक छपेगी या नहीं छपेगी। ये पुरानी धारणाओं को तोड़ते हो। अब जैसे बहुत सारे सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म आए हैं, या मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में प्रकाशक का बहुत छोटा रोल हो जाएगा साहित्य की दुनिया में। जैसे अभी तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल है उनका। आप देखिए, एक लेखक लिखता है, अपनी अपनी सब कुछ वो लिखता है, और उसका 10% हिस्सा उसे मिलता है, और 90% हिस्सा और ही कहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो चीजें धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो रही हैं। ऐसे ही जो कम्युनिटी ऐप है, उसमें क्या है कि जैसे आप और भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जैसे हिंदवी है, रेखता है, कविता कोश है, पोशंपा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहित्य में, लेकिन उनमें भी मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मॉडल में कमी बता रहा हूँ कि उस मॉडल में एक उसमें सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। लेकिन सब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उनकी कहानियां, उनकी कविताएं या उनके विचार पब्लिश हो कहीं पे, जहां लोग उनको रिव्यू बताएं कि अच्छा है या नहीं है, क्या सुधार हो सकता है इनमें। इस तरह का सभी का माइंडसेट है। कम्युनिटी जैसे ऐप क्या कर रहे हैं कि हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि आपकी कविता अच्छी है या बुरी है, हमारी टीम डिसाइड नहीं कर रही है। आप पब्लिश करिए, आप लोगों से जुड़िए, लोगों को अच्छा लगेगा तो उस पर रिएक्ट करेंगे, वो उसको उस पर कुछ प्रतिक्रिया देंगे, या तो कमेंट करेंगे, या लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कुछ करेंगे, या इग्नोर कर देंगे अगर अच्छा नहीं लगेगा उनको, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मतलब एक थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनको कंटेंट मिला होगा, तो वो अपने आप ही धीरे धीरे बाकी कम्युनिटी के पास पहुंचता जाएगा कि यार ये कंटेंट पे कुछ लोग हैं या कुछ पाठक वर्ग है जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। बाकी जो पाठक वर्ग है उनके पास चीज वो पहुंचेगी कि आप भी देखिए कम्युनिटी में ये ट्रेंड कर रहा है या ये कुछ चल रहा है। तो आप देखिए, जहां पहले एक छोटी सी टीम बैठ के ये निर्णय ले रही थी कि क्या चीज सही है, क्या नहीं है, कौन सा पैमाना है, वो हमने पाठक के ऊपर छोड़ दिया या पूरी कम्युनिटी के ऊपर छोड़ दिया। कम्युनिटी तय करे कि इसमें उनको भाग लेना है या नहीं लेना है। जिसमें भाग नहीं लेंगे वो चीज अपने आप नीचे छुप जाएंगी, जिसमें भाग लेंगे वो अपने आप कम्युनिटी में हाईलाइट होती रहेंगी। तो हम एक तरह से पुरानी धारणाओं को या पुराने सिस्टम को या तो तोड़ रहे हैं या उनको और थोड़ा ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैम, मेरा तो नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, तो मुझे अभी जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ के जाना चाहती हूँ कि मंगलेश डबराल जी की एक कविता याद आ रही है कि कितने कम होते जा रहे हैं ऐसे भी लोग जो बताना चाहते हो कोई मन की बात। तो आपके ऐप के माध्यम से सब लोग अपने मन की बात बता पा रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे फॉलोवर्स हैं फेसबुक पे, और ऐप पे भी लगभग 50,000 से ज्यादा लोग जो ने डाउनलोड कर चुके हैं। फेसबुक में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, 1 लाख से करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। 1,86,000 के आसपास है ना शायद। हाँ जी, लगभग 2 लाख होने वाले हैं जो। तो ये संख्या कितने मायने रखती है, मतलब संख्या का क्या कुछ रोल होता है? जैसे स्टार्टिंग में बहुत कम रिस्पॉन्स मिला होगा, तो संख्या कितनी महत्वपूर्ण है? तो देखिए, आप जब बिल्कुल नए थे तो संख्या एक बहुत मायने रखती थी, एक्साइट करती थी हम लोगों को कि अरे 1 लाख हो गए हैं, 1.5 लाख हो गए हैं, 5 लाख हो रहे हैं। बट मुझे लगता है कि मतलब मैं दूसरी साइड बता रहा हूँ कि एक समय बाद वो नंबर आपको एक्साइट नहीं करता है। अब मेरे लिए वो चाहे 2 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। खासकर फेसबुक की बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे उस मॉडल की कुछ कमियां पता चल गई है कि वो एक नंबर के बाद में बहुत अच्छा नहीं है, इफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐप बनाया, नहीं तो बहुत अच्छा हम लोग सोशल मीडिया पर ऑलरेडी कर ही रहे थे। आप ऐप को देखोगे, ऐप में ऐसा ही कि बाकी के कंपेयर में, जैसे सब जगह मिला के हमारी 8 लाख के आसपास ऑडियंस है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को मिला के, और अभी ऐप पे सिर्फ 50,000 ही है। बट मुझे लगता है कि अभी शुरुआत है, 1 साल ही हुआ है, धीरे धीरे वो नंबर भी लाखों में, करोड़ों में होपफुली पहुंचेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ कमियां हैं। नंबर मायने एक टाइम के बाद मेरे लिए तो नहीं रखते हैं, बट हाँ ये है कि नंबर ज्यादा होने से बहुत सारी चीजें फायदे हैं कि आप कुछ भी नया शुरू कर रहे हो तो लोगों तक वो जानकारी आसानी से पहुंच जाती है, अन्यथा लोगों तक वो जानकारी पहुंचने में ही बहुत समय लग जाता है और आपका जो भी कुछ नया कर रहे हो मनोबल टूटता जाता है। दूसरा, कोई भी कविता है जो सही में बहुत अच्छी है, जिसका अच्छा मैसेज है, तो अगर मान लीजिए हमारे 100 फॉलोअर हैं तो हो सकता है कि 100 से 1000 तक ही पहुंचे, और
जो भी नेटवर्क इफेक्ट जिसको बोलते हैं, तो नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है कि जितना ज्यादा बड़ा होता जाता है उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे 100 फॉलोअर है, मैंने कोई बहुत अच्छी कविता किसी साहित्यकार की शेयर की, लोगों ने पहली बार पढ़ी है, तो 100 लोगों में से मान लीजिए कि 50 लोगों तक वो चीज पहुंची, 50 में से हो सकता है कि 20 लोग उसको शेयर कर रहे होंगे, तो 20 जब शेयर कर रहे होंगे उनके भी 50-50 लोगों को जारी होगी वो, उनमें से कुछ लोग फिर शेयर कर रहे होंगे उसमें से थोड़े 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 थोड़े, तो इस तरह से एक नंबर मान लीजिए कि ये कविता 10,000 लोगों तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब मान लीजिए मेरी 1000 की जगह लाख फॉलोअर है, अब मैं कोई अच्छी कविता डालता हूँ तो अब 20 जने शेयर नहीं कर रहे हैं, एक साथ लाख 20,000 लोग उसको शेयर कर रहे हैं, उन 20,000 के माध्यम से वो अच्छी कविता और 20 लाख लोगों तक पहुंच रही है। तो हमारे पास नेटवर्क इफेक्ट है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको पॉजिटिवली भी यूज किया जा सकता है या नेगेटिवली भी यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी पोस्टर में एक चीज गलत लिख दी है, कोई शब्द गलत चला गया है, अब वो हिंदी पंक्तियां पे जा रहा है, हमारी जाने अनजाने हमसे वो गलती हुई, तो वो बाकी जगह एक्चुअली तुरंत फैल जाता है। हमारे यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में कब शेयर हो जाती है वो पोस्ट हमें पता भी नहीं चलता है। पोस्टर कब लोग, अब मेरे खुद के व्हाट्सएप में कई सारे हिंदी पंक्तियां जुड़े हुए लोग जुड़े हैं जो हिंदी पंक्तियां और लेखक का नाम नीचे से मिटा के उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं। मैं कम से भी कम 15-20 को मैसेज कर चुका हूँ कि आपने क्रेडिट क्यों मिटा दिया, बट मुझे लगता है कि जब वो मेरे से जुड़े लोग ऐसे कर रहे हैं तो वो चीज जब लाखों लोगों में जारी है तो तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जाती होगी, अलग अलग नाम से जाती होगी, तो गलती देखिए जहाँ एक गलती कितने लोगों तक चली गई है। इसी तरह ये गलती रोकी भी जा सकती है। मान लीजिए मैं किसी दिन पेज पे डालता हूँ कि भाई ये शब्द में ये छोटी ई की नहीं बड़ी ई की मात्रा सही होती है, तो अगर वो पोस्ट 5,000 लोगों तक जा रही है तो 5,000 लोग अगली बार उस गलती को नहीं करेंगे, और वो गलती जब नहीं करेंगे तो अगली बार 5,000 उस पोस्ट को गलती के साथ डालते ज्यादा लोगों तक शायद वो जाती है। अब वो कहीं चेक लग गया है 5,000 लोगों पे हमेशा, तो वो किसी गलती को आगे बढ़ने से भी रोकता है। तो नेटवर्क इफेक्ट बड़ा है, इसका पॉजिटिवली भी यूज किया जा सकता है और नेगेटिवली भी यूज हो सकता है। मतलब टोटल सम अगर देखें तो एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है जब आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको फिर उसके साथ ही साथ बहुत सारे सामाजिक परिदृश्य भी उसके साथ लेके चल रहे होते हैं। तो जैसे ऐप का नाम इंग्लिश में रोमन में है KMUNITI, तो हिंदी, क्योंकि जब हिंदी पंक्तियां पहले था तो वो हिंदी पंक्तियां लिख के हुआ आता था, तो इंग्लिश में नाम कैसे, मतलब ये इसे कैसे देखते हैं आप? तो बिल्कुल देखिए, जैसे हम लोगों का नाम पहले पंक्तियां था, तो पंक्तियां से हमने उसको एक्चुअली पंक्ति किया। उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि पंक्तियां पढ़ते ही एक्चुअली ऐसी फील आती है आपको कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा या कुछ कंटेंट का प्लेटफॉर्म है। बट हम लोग कंटेंट से ज्यादा एक्चुअली जो हिंदी साहित्य की कम्युनिटी है उसका जो सोशल इंटरेक्शन है उस पे हम लोग फोकस करना चाहते थे, क्योंकि कंटेंट के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप देखिए रेखता, हिंदवी, मैं जो अभी नाम बता रहा था, और भी वो बहुत सारे होंगे जो मुझे नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे होंगे। तो कंटेंट तो गूगल पे इतना सारा अवेलेबल है, रोज का हिंदी पंक्तियां, हिंदी नामा, बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आए हैं जो पब्लिश कर रहे हैं। तो कंटेंट साइड मुझे लगता है कि नए प्लेटफॉर्म जरूरत नहीं है, बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां सोशली ये लोग इंटरेक्ट कर सकें, एक दूसरे से जान सकें, एक दूसरे के साथ काम शेयर कर सकें। तो हमने उसका पंक्ति नाम रखा। पंक्ति एक तरह से लाइन जो आपको कनेक्ट कर रही है सब। हमारा थॉट प्रोसेस ये था, लेकिन हमें कुछ दिनों बाद पता चला कि पंक्ति नाम किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है। ट्रेडमार्क जब हमने उसके करवाने की कोशिश की तो हमें पता चला कि पंक्ति नाम से पहले ही जो हमारी मिनिस्ट्री है कॉर्पोरेट अफेयर्स में, उसमें किसी ने नाम रजिस्टर किया हुआ है पंक्ति नाम से, तो हमें वो नाम चेंज करना पड़ा। अब जब हमने नाम लिया तो हम जब कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो कम्युनिटी एक्चुअली समुदाय भी एक हिंदी नाम हो सकता है, लेकिन समुदाय, चौपाल, ये सब नाम ऐसे हैं कि इनके ऑलरेडी किसी ने ट्रेडमार्क लिए हुए हैं। तो अब हमारे पास जो टर्म बचता वो कम्युनिटी बचा, तो कम्युनिटी भी सीधा लेंगे तो उसका भी किसी ने लिया हुआ है कि COOMUNIT जब आप लिखोगे तो वो तो इतना कॉमन वर्ड है, उसका किसी ने लिया हुआ है। तो हमने एक ऐसा शब्द तोड़ मड़ोड़ के सोचा कि जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। KMUNITI असल में कोई शब्द ही नहीं होता है, लेकिन आप उसे पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। तो ये एक थॉट प्रोसेस था। और दूसरा, अब जैसे हम कम्युनिटी सीधा लोग सर्च नहीं करते हैं,
क्योंकि ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता, तो सब CMMO ये वाली स्पेलिंग से सर्च करते हैं प्ले स्टोर पे उस ऐप को। तो अब हमें ऐप के साथ एक्चुअली कुछ ऐसा वर्ड भी रख, जैसे आपका अपना कम्युनिटी ऐप और फिर KMUNIT ऐसे टैगलाइन भी लिखनी पड़ती है, ताकि वो शब्द भी उसमें आ जाए, ताकि सर्च करने पे नाम। तो जब आप बाजार में उतरते हो तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। वहाँ मुझे लगता है कि भावुक होके डिसीजन नहीं होते हैं मार्केट में। जब आप उतरते हो वहाँ की जो रियलिटी है उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने KMUNITI रखा, और उसका रोमन हिंदी आप किसी में देख लो, कोई शब्द होता नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं। आपको जैसे टिकटॉक आप नाम सुनोगे तो टिकटॉक असल में कुछ होता ही नहीं है, वो टिक टैक होता है, जो कि वीडियो में टिक टैक, ऐसे आप प्ले वीडियो पॉज करोगे उसको टिक टैक बोलते हैं, तो उसको टिकटॉक कर दिया उन्होंने। ऐसे ही और बहुत सारे ऐप हैं जो नाम को ऐसे मोड़ते हैं अलग। हमने भी वही कोशिश की कि कम्युनिटी के अराउंड उसको तोड़ा जाए। तो बिल्कुल IIT वाला दिमाग आपने अपना यहाँ पर फुल उसका यूज किया क्योंकि ये तो IIT नहीं कर सकता है। जहाँ पर हमारी सोच खत्म हो जाएगी वहां पर से फिर IITian वाला माइंड वहां पे काम करेगा। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि हिंदी के लिए इंटरनेट पर अब काफी सकारात्मक रवैया है। लोग हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में शेयर कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन 10 साल पहले ये रवैया नहीं होगा। अधिकतर लोग जो थे वो इंग्लिश में ही लिखा करते थे, और ये माना भी जाता था कि अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको इंग्लिश की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। एक ये था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बोलते थे कि अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो आप दुनिया से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी को लेकर जो हमारे इंटरनेट जगत में ये रवैया है कि हिंदी के लेखक भी अपनी बातों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रख रहे हैं और देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं बखूबी। तो ये कैसा लगता है आपको कि आपका कंट्रीब्यूशन इसमें आपको कितना झलकता है? देखिए, मैं मतलब हम अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम हमारा कंट्रीब्यूशन बता पाए। लेकिन अगर 100 लोगों को भी ऐसा लगता है कि हिंदी पंक्तियां की वजह से उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, अगर चाहे वो 100 नंबर ही हो। दूसरी बात है, वो हिंदी का भविष्य के ऊपर बहुत बात होती है। जैसे आप बोल रहे थे कि आपको स्कूल में बताया जाता था, मेरे घर वालों ने भी मुझे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में डाला 9th क्लास में। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड हेलो दीपक जी, उनका नेटवर्क शायद गड़बड़ लगता है। जब तक उनका नेट या तो फोन आया है नेटवर्क गड़बड़ है, तब तक हम ही उनके बारे में बात करते हैं, हम दोनों, जब तक वो ज्वाइन करते हैं। तो जी मैं एक तो जो उन्होंने जवाब बताया अभी कि आपका मेन ऑब्जेक्शन था कि हिंदी के इतने प्रचार प्रसार की बात है तो कम्युनिटी नाम इंग्लिश में क्यों। तो एक तो जो दीपक जी कहते हैं कि हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है, बस उनको मिल नहीं रहा है वो जो एक प्लेटफॉर्म है। तो एक तो उनकी ये बात सिद्ध हुई इस बात से कि जो समुदाय, चौपाल, जितने भी नाम इनके दिमाग में हिंदी के आ सकते थे वो ऑलरेडी लिए हुए थे। सेकेंडली, जब नाम को तरोड़ने मरोड़ने की बारी आई कि जो नाम दिमाग में वो तो मिलेगा नहीं, तो तरोड़ मरोड़ करनी है, तो हिंदी की उनकी प्रतिबद्धता ने कहा कि तरोड़ मरोड़ करनी है तो अंग्रेजी के साथ करो। तो मुझे ये बात समझ में आई थी उनके जवाब से। अब आप अपनी बात जारी रखिए दीपक जी। और ज्योति, आप एक ये भी बात जानना चाह रही थी ना कि लोग खाली ऐसे ही लिख देते हैं, तो वो वाली बात बाद में बोल लिएगा। जी दीपक जी, वो बात मैम हो चुकी है पहले ही ना, जब हम ने स्टार्ट किया था। ओके, हाँ दीपक जी आप ज्वाइन वो कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ जी। हाँ, तो मैं जैसे हिंदी के भविष्य के बारे में बता रहा था कि लोगों के मन में आज भी ये धारणा है, आप भी अपने आसपास देखते होंगे, जो बोलते हैं कि अरे हिंदी का भविष्य नहीं है, हिंदी डूब रहा है। लेकिन इसका उल्टा है। हिंदी का मैं बता रहा हूँ, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है। वो बिल्कुल इस रूप में नहीं होगा जैसे पहले था। जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, जिस तरह से पुराना सिस्टम था वैसा नहीं होगा। नए सिस्टम में वो अपनी जगह बनाएगा, अपने तरीके से बनाएगा। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं अभी कि आपने देखा लिंक्डइन करके एक प्लेटफॉर्म है। तो लिंक्डइन क्या है कि प्रोफेशनल लोगों का एक नेटवर्क है, खासकर कॉर्पोरेट के जो लोग हैं। तो उन लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म हिंदी में लेके आए हैं वो अभी इस साल।
आप सोचिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जिसको करोड़ों लोग यूज करते हैं, और कोई भी बिजनेस नॉर्मल जनता से एक कदम आगे सोच रहा होता है हमेशा, और कदम हमेशा सोच समझ के लेते हैं। तो अगर वो कुछ सोच समझ के हिंदी में अपना प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल एक कुछ सोच समझ के ही होगा। ऐसे ही बहुत सारे अन्य प्लेटफॉर्म हैं जो इंग्लिश पर फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पे फोकस कर रहे हैं। तो उसकी वजह से वो क्या, देखिए आप, अमेजन ने अभी अपना पूरा वेबसाइट हिंदी में करने की कोशिश की है, उन्होंने हिंदी में लेके आए हैं, ऐड आता है पूरा टीवी पे कि अब अपना अमेजन हिंदी में भी। तो वो बेसिकली क्या बता रहा है कि जब हिंदी में उसको लेके आएंगे तो एक उसके लिए पूरी टीम चाहिए होगी जो हिंदी में कंटेंट कर रही होगी, रेगुलरली अपडेट कर रही होगी। अब जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट का एक जानकारी लिखी जाती है तो उसमें हमेशा एक हिंदी कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ रही है। आप सोचिए ऐसे हर साइट, हर कोई चाह रहा है कि उनकी अब जो वेबसाइट है, ऐप है, वो हिंदी में हो, क्योंकि जियो के बाद में करोड़ों लोग गांवों से जुड़े हैं, बहुत छोटी शहरों से, जगहों से जुड़े हैं, जिनको क्षेत्रीय बोलियां आती हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती है। और मार्केट में तो जहां यूजर है उसके हिसाब से चलते हैं, वो किसी भाषा के हिसाब से नहीं चलते हैं। पहले इंग्लिश की तरफ इसलिए झुकाव था इंटरनेट का क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इंटरनेट का हमारे देश में तो इसका आविष्कार नहीं हुआ था, ये यूएस से शुरू हुआ, वहां इंग्लिश बोली जाती थी। और जब हमारे इंडिया में आया तो सबके लिए नहीं था। जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है हमारी, जो थोड़ी रिसोर्सेसफुल है, उन्होंने शुरुआत में इसका इस्तेमाल किया, इसलिए हिंदी था। लेकिन जब अब गाँव के लोग उसको यूज करने लगे, आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप यूट्यूब पे कभी सर्च करिएगा टॉप 100 म्यूजिक वीडियोस इंडिया, तो वहां आपको क्या मिलेगा। आप अगर, जैसे मैं कल ही किसी एक दोस्त से पूछ रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ टॉप 100 में कौन कौन सी भाषा की वीडियो होंगी, इस जो संगीत की वीडियो है टॉप 100 यूट्यूब पे। तो उसने बोली कि यार मतलब 50-60% हिंदी बोलते हैं, तो ज्यादा हिंदी की होंगी, फिर इंग्लिश की होंगी, फिर पंजाबी होगी, ऐसे उसने 3 भाषा बताई। लेकिन आप इसका देखोगे तो उल्टा है, सबसे ज्यादा एक्चुअली वहां भोजपुरी भाषा की आपको मिलेंगी, फिर आपको मिलेंगी तेलुगु, तमिल, इनकी मिलेंगी, पंजाबी की, हिंदी की एक्चुअली 100 में से सिर्फ 10 से 15 वीडियो ही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, इंग्लिश की तो वीडियो ही नहीं थी उनमें, लगभग ना के बराबर थी, 1-2 थी। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो इंग्लिश वाली ऑडियंस है, जो हिंदी वाली ऑडियंस है, जिसको संगीत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बॉलीवुड का, इनका, वो सब स्पॉटिफाई, गाना.com ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जहां पैसे देके गाना सुनते हैं लोग, उन पे शिफ्ट हो चुकी है। यूट्यूब वगैरह पे जो बची है वो ऑडियंस बिल्कुल देसी ऑडियंस बची है, जो क्षेत्रीय भाषाओं में या बिल्कुल हिंदी भाषाओं में चीजों को देखती है, इंग्लिश। तो आप देखिए उनका एक अपना पूरा क्षेत्रीय भाषाओं का मार्केट तैयार हो रहा है। तो भविष्य तो बहुत उज्जवल है, और मतलब लोगों को नहीं लगता है, और हमारा भी एक बिल्कुल यही कारण है कि जब ये चीजें हो रही है मार्केट में, तो क्यों ना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाए और एक सफल मॉडल बनाया जाए। अगर हम मान लीजिए हिंदी में एक अच्छा बिजनेस तैयार कर पाते हैं जो पुराने सिस्टम से बेहतर हो या पुराने सिस्टम से अलग हो, तो मुझे लगता है हिंदी में आगे टाइम में भी आने वाले हमसे जो युवा हैं वो भी कुछ नया कोशिश करेंगे अच्छा करने की। जी, आपने अभी तो ये बाजार की स्थिति बताई कि पूंजी जहाँ लगती है वहाँ पे संभावनाएं देख के ही लगती हैं, और कहाँ संभावनाएं इतनी बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनी देख रही हैं, और कहाँ आपका अनुभव बताया है ना। और ऊपर से संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जब हिंदी भाषा आ गई है तो कंटेंट तो उधर भी तैयार होगा। थोड़ा फर्क पड़ जाता है हर चीज के लिए। तो मैं पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो लिंक के जिस प्लेटफॉर्म की बात अभी आपने की थी, उसमें आपको क्रिएटर्स एक्सीलेटर प्रोग्राम इंडिया के शुरुआती 200 क्रिएटर्स में चुना गया है ना। तो सबसे पहले तो इसकी बधाई, और इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। शुक्रिया। तो बिल्कुल देखिए, लिंक्डइन क्या कर रहा है कि लिंक्डइन पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, और अभी भी लोगों के माइंड में यही बना हुआ है कि लिंक्डइन एक्चुअली एक जॉब वगैरह ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म है। तो लिंक्डइन क्या कर रहा है कि लिंक्डइन को पता चल गया है कि मैं पिछले 15 सालों से इस काम को कर रहा हूं, और अब ये काम मैंने काफी कर लिया है, मतलब जॉब वाला काम मैंने काफी कर लिया है, और मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए।
तो वो क्या कर रहा है कि जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, उन्हीं का एक सोशल मीडिया तैयार कर रहा है, जो जहाँ लोग अपने काम का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जहाँ जहाँ लोग अपनी अलग अलग चीजें, अपना अनुभव शेयर करते हैं, या कोई स्किल शेयर करते हैं कि मैंने ये सीखा या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, और लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, या कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देंगे, जॉब किसी को चाहिए उसके बारे में शेयर कर देते हैं। तो ये लिंक्डइन पे होता है। तो अभी क्या किया कि उन्होंने वो 200 क्रिएटर हिंदी हर देश से ही चुन रहे हैं, इंडिया से भी चुन रहे हैं। तो उनका क्या है कि 200 क्रिएटर चुन रहे हैं जो उनके लिए, जो वो चाहते हैं कि एक सोशल मीडिया की इमेज लोगों में क्रिएट हो कि लिंक्डइन एक तरह का सोशल मीडिया है, ना कि जॉब ढूंढने का प्लेटफॉर्म है। उसको बदलने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया है। तो उसमें से इंडिया से 100-200 लोगों ने उनको चुना। तो उन 200 लोगों में मैं भी था। तो उसमें से मुझे क्वेश्चन पूछे गए कि सब क्रिएटर से क्वेश्चन पूछे गए कि भैया आपको क्यों चुना जाए, आप ऐसा क्या पोस्ट करोगे जिसको लोग अलग अलग होगा बाकी लोगों से पढ़ेंगे। तो मैंने उसमें एक्चुअली हिंदी ही लिखा, पूरा हिंदी में लिखा मैंने अपना एप्लीकेशन, और मैंने बोला कि मैं इस चीज के बारे में शेयर करना चाहता हूँ कि हिंदी की दुनिया में क्या बदलाव आ रहे हैं, हिंदी के जो यूजर हैं, इंटरनेट के यूजर, वो किस तरह से सोचते हैं, उनका सोचने का तरीका बाकी इंग्लिश की दुनिया से किस तरह अलग है। ये सब मैंने अपने फॉर्म में भरा, और मुझे लगता है उन्होंने मुझे चुना भी इसलिए, हिंदी हिंदी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा होगा। तो ये अभी ऐसा क्या होता है कि वो हमें बेसिकली बहुत सारे वर्कशॉप्स कराते हैं जिसमें सिखाते हैं कि कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे अपनी वीडियो एडिट कर सकते हो, या जैसे अभी आप स्ट्रीम यार्ड के थ्रू लाइव कर रहे हो तो आपने इसके लिए कुछ पे किया होगा। ये चीज हमें वो फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप सीखो, आप फ्री में प्रोवाइड करो। कैनवा, ऐसे कुछ कुछ चीजें हमें थोड़ा इंसेंटिव भी दे रहे हैं वो लोग, ताकि कुछ फ्री चीजें देंगे तो हम सीखेंगे, उनके वहां ज्यादा कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो अभी मैं अपना ज्यादातर, मतलब ऐसा होता है कि 90-95% मैं पोस्ट अपनी वहाँ हिंदी में ही करता हूँ। हालांकि मेरा एक अच्छा खासा नेटवर्क आईआईटी से होने की वजह से ऐसा है जो इंग्लिश बोलता है, लेकिन मैंने फिर भी तय किया कि हिंदी में ही बात रखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदी भी एक कॉर्पोरेट की भाषा बने। कॉर्पोरेट में जब लोग उसको अपना ऑफिस में यूज कर रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में यूज कर रहे हैं, तो उसको लिंक्डइन पे क्यों नहीं कर सकते। लिंक्डइन पे आते ही वही वही प्रॉब्लम जो मुझे आईआईटी में लगती थी कि लिंक्डइन एक तरह का मंच है, पब्लिक स्पेस है, वहां आते ही सब इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। अपने ऑफिस में वही सब लोग हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन लिंक्डइन पे आते ही इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। तो मुझे वो लगा कि नहीं यार, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी आप बात कर सकते हो, क्योंकि मेरे जैसे, क्योंकि मैं छोटे से गांव से आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इच्छुक हैं नई चीजों के बारे में जानने में, सीखने में। तो मुझे लगता है कि वो कभी भूले भटके मेरे जैसे लोग लिंक्डइन पे आएंगे और वो हिंदी की पोस्ट देखेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी उसमें रुचि लेना शुरू करेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश ही इंग्लिश की पोस्ट देखेंगे तो वो वहां से 2-3 दिन बाद चले जाएंगे, और 5 दिन 7 दिन बाद चले जाएंगे और सीख नहीं पाएंगे। तो मेरा यही उद्देश्य रहा है कि वहाँ हिंदी में लोगों को अपनी बातें रखने का थोड़ा हम लोग मोटिवेट करें। जो इंग्लिश में बोलते हैं वो भी अपनी बात हिंदी में रखना शुरू करें। इंग्लिश में भी रखिए, हिंदी में भी 1-2 पोस्ट बीच में कर लीजिए, ताकि हिंदी वाला ऐसा सोचे कि वो आपसे बात तो कर सकता है, उसको ये पता हो कि आपको हिंदी आती है। तो ये था पूरा लिंक्डइन के बारे में। आपने पोस्ट में लिखा हुआ, एक पोस्ट में आपने ये लिखा भी है कि जब कारपोरेट जगत के जो एंट्री पॉइंट है प्रवेश करने के लिए तो आपको वो चक्र भेदना ही होगा इंग्लिश का, लेकिन एक बार भेद के आप उसमें घुसते हैं तो आप पूरी हिंदी दुनिया जीते हैं। ये भी आपकी पोस्ट में इस तरह की बात लिखी गई है कि दरअसल फिर ये एक जरूरत से ज्यादा एक कल्चर का मामला हो गया है, कि जहां हमने एक ऐसी संस्कृति बना ली है कि जहां चीजें जरूरी लगती हैं, पर इसके अलावा कुछ व्यवहारिक चीजें ये भी हैं कि हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं बन पा रही है। मतलब कि साहित्य की बात को मैं थोड़ा पीछे छोड़ रही हूँ, क्योंकि साहित्य तो देखो गिनती से तय नहीं होता। वो तो अगर एक जगह भी आपकी रचना को, मर्म को समझ रहा है तो साहित्य को लगता है कि एक जगह तक तो चीज पहुंची। तो साहित्य तो एक ऐसी चीज है कि वो अपने एक बहुत सीमित स्पेस से भी दूर तक की और देर तक की असर करता है, वो सीधी चीजों से नहीं जुड़ा हुआ है। तो वो एक थोड़ा अलग चीज है कि हम उसे व्यूज की गिनती या डाटा में नहीं बदल सकते। लेकिन फिलहाल मैं उसको दूर रखते हुए इसकी बात करूं कि
ये जो अगर समुदाय की भाषा मतलब एक समुदाय बन पाता है और ये धीरे धीरे व्यापक होता है, तो शायद इसमें भी इसका असर पड़ेगा ना कि हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं बन पा रही है। कि अगर मैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान और टेक्नोलॉजी कुछ भी पढ़ना चाहूँ तो मुझे अंग्रेजी में जो सामग्री मिलती है वो हिंदी में नहीं मिल पाती। तो और अगर हम विकिपीडिया वगैरह में भी ढूंढते हैं तो जो हिंदी में नहीं मिलती वो हिंदी में नहीं मिल पाती। और अभी भी अगर हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में कहीं कोई उलझन पैदा हो रही है तो हम ये मानते हैं कि जो अंग्रेजी में उसे वो ऑथेंटिक है। तो ये जो छोटे छोटे इस तरीके के कई प्रयास हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा बनने की तरफ भी इससे बढ़ेगी? इस बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ, उसमें जो सामग्री कम मिलती है चीजों की। जी देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा था। ये मैं एक दिन कुछ पढ़ रहा था और उसमें किसी ने ये लिखा हुआ था। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदी के लिए, खासकर जो एकदम शुद्ध हिंदी है उस भाषा में। एक्चुअली आप जब जैसे आपने देखा होगा कि जब हिंदी से किसी भी साहित्य को या इंग्लिश को, मतलब जो तकनीकी, मान लीजिए आप तकनीकी किसी चीज को जब हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो इतना कठिन होता है वो कि मैं जैसे अब मेरी आधी पढ़ाई इंग्लिश में हुई है, आधी हिंदी में हुई है, मैं नहीं समझ पाता हूँ बहुत सारे शब्द। तो आम जनता कैसे समझेगी उनको? क्योंकि जैसे अब मेरे वहां पे जो कोई रहता है वो हिंदी समझता है, लेकिन उसकी आम बोलचाल, आम की जो बोलचाल की भाषा, वो ब्रज भाषा, वो दिन रात उसी भाषा को यूज करता है। अब आप उसको ऐसे आप देखिए, जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को शायद संगणक या कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ ऐसा ही शब्द है ना? हाँ, लेकिन बोलते हैं कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोलते हैं लोग हिंदी में भी। हाँ नहीं, लेकिन मैं वही बोलता हूँ, जो दिक्कत है वो ये कि लिखते टाइम उसको, जब आप किताब लिखते हैं ज्यादातर है उसको संगणक लिख रहे होते हैं। मैंने कई जगह अनुवाद देखा है। तो अगर इन इन चीजों को हम बदलाव कर लें कि भाई जो चीजें बाहर से आई हैं, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, जो बाहर की चीजें हैं, जो उन्होंने उनको शब्द दिया है, नाम दिया, हम उनको हिंदी में ही लिख सकें, देवनागरी में लिख सकें। जैसे कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिखें, चाहे देवनागरी में लिख दें, तो मुझे लगता है कि वो आसान होगी लोगों के लिए करना। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं आर्टिकल लिखने वाले, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में किताब भी आए जहाँ लोग जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं अगर मुझे सोशल मीडिया की कुछ नॉलेज है और मैं उस पर एक किताब लिखता हूँ, तो मैं तो हिंदी में ही लिखूंगा उसको कि भाई मैंने ये सीखा, और मैं उसमें ऐसे कठिन शब्द नहीं रखूंगा कि जिनको लोग समझ ना पाए, जो आम बोलचाल भाषा में यूज होते हैं। तो जो विज्ञान और उसकी भाषा बनने की बात थी हिंदी, मुझे लगता है कि फ्यूचर में बिल्कुल बनेगी। आप अगर आपको पता है या नहीं, लेकिन IIT BHU ने अभी अनाउंस किया था कि वो हिंदी में भी अपनी इंजीनियरिंग करवाएगा। पहला ऐसा कॉलेज होगा वो भारत का जहाँ ऐसा काम होगा। और आने वाले टाइम में जो करंट गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव भी कर रही है जहाँ हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए, जहाँ नॉलेज की भाषा बने हिंदी, सिर्फ बोलचाल की भाषा बन के ना रहे, आम बोलचाल की भाषा भी बने। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ बदलाव हो हिंदी भाषा में, खासकर हम लोग कुछ नए शब्दों को एक्सेप्ट करना सीखें, जैसे कंप्यूटर या बहुत सारे जो, जैसे इंग्लिश करती है, इंग्लिश ने जैसे जंगल वर्ड लिया हुआ है, जंगल वर्ड उनका नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को हर साल अपनी डिक्शनरी में ऐड करते हैं वो लोग। और लेकिन आप हिंदी में ऐसा बहुत कम है। हिंदी में देखिए आप, मैंने जो एक सुशोभित जी हैं, अगर आप शायद जानते हो सुशोभित ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था। तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश पिछले 20 सालों में इंग्लिश की डिक्शनरी में इस नंबर से बढ़कर इस नंबर X नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए हैं इंग्लिश की डिक्शनरी में। लेकिन हिंदी की डिक्शनरी में 10 साल पहले या 20 साल पहले इतने शब्द थे और आज इतने, जो कि बिल्कुल एक मामूली सा चेंज था, बहुत कम। तो वो क्या दिखा रहा है कि हम नए शब्दों को एक्सेप्ट करने के लिए ही रेडी नहीं है। और जब नए शब्दों को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होगे, या पुराने कोई नए शब्द आ रहे हैं उनका हिंदी शब्द बना रहे हो, तो सबको नहीं पता है ना। अब कंप्यूटर जब जो सांगड़िक लिख रहा है, जो हिंदी साहित्य पढ़ रहा है, या जिसको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, उसको पता है कि ये कंप्यूटर का नया शब्द है। लेकिन जो आम जनता है उसको नहीं पता है ये क्या है, उसको कंप्यूटर जरूर पता है। ये छोटे छोटे बदलाव होंगे नए शब्दों में, शब्दों के उस लेवल पर आसान होगी, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भाषा बनेगी। हम जो काम कर रहे हैं अभी
हम भी एक इस तरह की हम लोग कम्युनिटी बनाने की सोच रहे हैं, जैसे साहित्य की एक कम्युनिटी हो गई है, ऐसे ही तकनीक साइड में एक कम्युनिटी बनाई जाए, जहाँ पे जो ये तकनीक में काम कर रहे हैं वो लोग हिंदी में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, हिंदी के आर्टिकल्स लिख सके, और जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट है उसमें जाके पढ़ सके। तो हम भी हाँ, इस तरह की जो कम्युनिटी बनेंगी वो बहुत ज्यादा उनकी जो तकनीकी चौपालें, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की जो चौपालें बनेंगी वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होंगी। जो अनुवाद के लिए आपने कंप्यूटर वाला संगणक उदाहरण दिया, वो तो कोई विरल होगा जो लिखता होगा। तो हिंदी ने उतना पाठ तो अपना चौड़ा कर लिया है कि इन चीजों के संस्कृत में शब्दों की तरफ वो नहीं जाती, ऐसे के ऐसे शब्दों को वो इस्तेमाल कर लेती है। और ये बात बार बार उठती भी है कि जो अनुवाद करने बैठे तो दरअसल हर क्षेत्र, हिंदी के जो विभिन्न गैर हिंदी भाषी क्षेत्र और हिंदी के अन्य क्षेत्रीय बोलियों वाले क्षेत्रों से भी लोग होने चाहिए। तो उस तरह की बातें तो हो भी रही हैं और बढ़ भी रही हैं। लेकिन हाँ, आपकी जो इस तरीके के जो कम्युनिटी ऐप की तरीके की जो बहुत सारे डिजिटल तकनीकी स्पेस में जो प्रयास होंगे, उससे मुझे लगता है कि एक मानसिक संस्कृति बनने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। कि जब एक होता था ना कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं आजीविका की कि जिसमें क्रीम कहीं और जाती है और जो छूटे हुए लोग हैं मजबूरी में वहां आते हैं। तो अगर कोई चॉइस करके एक अच्छा खासा अपना सफल करियर चुन के कुछ ऐसे करियर चुने जा रहे हैं, उन पर बात हो रही है, उनसे एक मानसिक पर्यावरण बनने में मदद मिलेगी। दरअसल हिंदी को लेके जो मानसिकता, अभी आपने कहा कि बीएचयू में हिंदी में इंजीनियरिंग शुरू हो रही है, बट अब वो पता नहीं कि जब वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो किस हद तक होगा। क्योंकि इस बीच ऐसे प्रयास 3-4 बार हो चुके हैं कि मैनेजमेंट के लिए हिंदी में संस्थान अगर खोला गया तो वहाँ स्टूडेंट्स ही नहीं मिल रहे थे, कोई करने को हिंदी में तैयार नहीं था। दरअसल अभी दिक्कत यह है कि हिंदी ज्ञान विज्ञान की सहज भाषा जिस भी कारण से वो भी बन नहीं पाई है, तो जो लोग उससे सीख पढ़ेंगे उनको भी एक मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत आराम से कर लेंगे। आप जिंदगी की किसी भी चीज को अगर आपको उसका सिद्धांत पढ़ना है तो आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि आपको कुछ जार्गन सीखने पड़ेंगे, चाहे आप उसे हिंदी में पढ़ो, चाहे अंग्रेजी में पढ़ो, चाहे जर्मन में पढ़ो, आपको सीखने पड़ेंगे। बट लोगों को लगता है कि अगर हमें मेहनत करनी है तो हम अंग्रेजी में करेंगे, हम हिंदी में क्यों करेंगे। हिंदी को देख के उनको लगता है कि जो सहज हो जाए उतना ठीक है, हम अलग से सीखने में मेहनत नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर एक मानसिक सोच में भी एक बदलाव आने की भावना होती है, अगर एक ये फीलिंग आने लगती है कि पूंजी या मार्केट की कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें निवेश कर रही है, मेधाएं इसमें आ रही है, तो शायद वो चीज बदलेगी जिसकी वजह से हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं बन पा रही है ना। मतलब इनका रोल होगा, मैं जहाँ तक समझती हूँ। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा रोल होगा। और बिल्कुल ये मानसिकता, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप लोगों की मानसिकता बहुत अलग है। हिंदी को लेके खासकर अगर आप मैं कैरियर के बारे में बात करूं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, बिल्कुल वो इस तरह सोचते हैं कि भविष्य नहीं है हिंदी का। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है, और मुझे लगता है कि बहुत, अगर कोई पुराना सिस्टम है तो कोई भी सामाजिक बदलाव हो, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही आता है। और वो जब एक बार आ जाता है, मतलब बदल देता है पूरे सिस्टम को, तब लोगों को दिखने लगता है। जब तक बदल रहा होता है तब तक किसी को नहीं दिखता है, तब तक लोग उसको ऐसे ही छोड़ते हैं। जब एकदम से बदलाव इतना ज्यादा हो जाता है, लोग दिखते हैं अरे ये हो गया। तो वो ही लाइन है, मुझे लगता है हो रहे हैं बदलाव, चीजें बदल रही है। सुखजीत जी ये डीआरडीओ में अनुवाद अधिकारी हैं। तो सुखजीत जी, जब हम बात आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप लिखित में हमें बताएं कि क्या ऐसी भाषाएं चल रही हैं अनुवाद में कि हम कंप्यूटर के लिए संगणक लिखें, या एक मतलब एक समावेशी भाषा बनने की तरफ कुछ हो रहा है जैसी चिंता इन्होंने व्यक्त की। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम मतलब इस पटल पे आ जाएगा तो सभी उस अनुभव को सुन पाएंगे। तो अब हम महेश पुनेठा के 2 सवाल और कंचन राय की 1-2 बातें, 1-2 टिप्पणियों पे आपका व्यू जानने के बाद अपनी बात आगे और थोड़ी बढ़ाएंगे। वो कह रही हैं कि इस पे आपका क्या विचार है। ये हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं, कौन हिंदी के बारे में क्या कहता है ये इम्पोर्टेंट है। तो आज तो मैं सबका परिचय, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन भी देती चलूंगी। ये बैंक में मैनेजर है कंचन रॉय जी।
और ये लिख रही है कि जैसी मिक्स लैंग्वेज में उन्होंने कमेंट किया है, जैसे डेली रूटीन में हम बोलते हैं, क्या ऐसी भाषाएं इससे हम ज्यादा रिलेट कर सकें? क्या ऐसे की भाषा साहित्य की नहीं हो सकती? आपका विचार जानना है मुझे इस पर। देखिए, मुझे साहित्य की बहुत कम नॉलेज है। मैं शुरुआत में भी बताया था कि मुझे साहित्य के पैरामीटर्स नहीं पता है। मैंने जो शुरुआत की थी वो भाषा के स्तर पे की थी। जितना मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत साहित्य, तो मैंने तो ऐसी भाषा नहीं देखी, और मुझे लगता है कि ऐसी मिक्स भाषा होनी भी नहीं चाहिए साहित्य की। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मिक्स, देखिए आप, एक एक चीज है जहाँ नॉलेज है, इंटरनेट पे नॉलेज अवेलेबल है, वहां ऐसी मिक्स भाषा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा साहित्य जो आने वाली जनरेशन के लिए लिखा जा रहा है, तो वो ना तो इतना कठिन होना चाहिए कि समझ में ही ना आए आने वाली जनता को, या फिर इतना मिक्स या इतना आसान, जैसे अब ये कमेंट में मिक्स वाला लिखा हुआ है, ऐसी भाषा भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें कोई बीच का रास्ता ही जरूर ढूंढना पड़ेगा, जहाँ बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है और हम हिंदी के रूप को खो भी नहीं रहे हैं। जो मैं जिस चीज की बात कर रहा था, वो ये चीज थी कि अगर कोई बाहर से आया कोई शब्द, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, बहुत सारी चीज ऐसी है जो जिनका आविष्कार बाहर हुआ है या जिनकी खोज बाहर हुई है, वो सिर्फ तकनीक में ही नहीं, बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो उनको जब वो हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है तो उनका कोई अलग शब्द मत बनाइए, क्योंकि पूरी जनरेशन, आने वाली जनरेशन फोन को फोन बोल, मोबाइल बोल रही है, और कंप्यूटर कंप्यूटर बोल रही है। जब वो अपनी पुस्तक में एकदम से नया शब्द देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये कहाँ से शब्द आ गया। तो वो मुझे लगता है कि उनको वैसे ही रहना देना चाहिए, देवनागरी में लिखना चाहिए। अब जैसे इन्होंने जो कमेंट किया हुआ है कि जैसे हमारी डेली लैंग्वेज, तो डेली जैसे डेली के लिए दैनिक शब्द है या रोज की है, तो ऐसे शब्द उसके लिए अवेलेबल है। डेली के लिए ऑलरेडी ऐसे अवेलेबल शब्द हैं, लैंग्वेज के लिए शब्द हैं, जिनके लिए शब्द हैं, आसान भाषा में शब्द हैं, उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिनके लिए शब्द नहीं है हमारे पास, उनको उसी भाषा में लिखना चाहिए या देवनागरी में लिख के उसी तरह उसी रूप में लिखना चाहिए। मेरा तो यही विचार है। हाँ, बहुत अच्छे से आपने सवाल का जवाब दिया कि वो बात हम जो कहते हैं कि कंप्यूटर को कंप्यूटर चला लेना चाहिए, सिर्फ उनके लिए है जिसके लिए हिंदी में उतना ही सहज कोई शब्द नहीं उपलब्ध है। अगर हाँ, वही उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया ही इस बात का कि हिंदी का मिजाज हिंदी ही नहीं रहेगा। तो जैसे नवभारत टाइम्स में कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था कि वो मोटरसाइकिल से वहां जा रहा था, उसने टर्न ले लिया, वो राइट टर्न ले लिया। तो इसमें तो मतलब आज की डेट में हम ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि अच्छी हिंदी के लिए आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ो, तो वो तो नहीं चल सकता, मिजाज नहीं बदलेगा। शिवी कह रही है कि पर ये इसमें सवाल कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक हिंदी में भी पढ़ो तो दिक्कत होती है, पर शिवी मुझे कभी इसमें दिक्कत नजर नहीं आई, क्योंकि एनसीईआरटी की पूरी टीम होती है और बहुत अच्छे से उस बात को वो लिखते भी हैं। तो इसका मतलब हिंदी अच्छी और खराब लिखने में भी दिक्कत आती है। पर्सनली मुझे एनसीईआरटी की हिंदी बुक पढ़ने में दिक्कत नहीं आई। आपको आई कभी? अगर आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं तो। कौन सा वाला सवाल है? एनसीईआरटी वाला? एनसीईआरटी की बुक में तो हिंदी पढ़ने में दिक्कत नहीं आती है कभी ऐसे, मुझे तो। देखिए, मैं एक्चुअली 8 तक हिंदी, मतलब राजस्थान बोर्ड में था, और उसके बाद मैं सीबीएसई में गया जहाँ इंग्लिश में थी। तो मैंने अभी एक्चुअली उनकी भाषा देखी नहीं है, कैसी भाषा। वो भाषा अच्छी होती है, जहाँ तक मेरी बात है, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, और उस पर बहुत विश्वास के साथ हम कह भी सकते हैं कि अच्छी हिंदी के लिए वो पढ़ें। बाकी जगह कई बार गलतियां निकल जाती है। तो सुखजीत जी ने तो यही कहा कि हाँ, समावेशी भाषा पर विचार करना चाहिए, हिंदी को बोझिल बनाना सही नहीं है, कंप्यूटर कहना ही उचित होगा, जैसा अतिथि वक्ता कह रहे हैं। मैं तो उससे पूछ रही थी कि क्या कहा जाता है आजकल अनुवाद के उसमें। और अब महेश मुनेठा जी का एक सवाल था कि आप जो है ऐप संचालन के साथ आजीविका के लिए अन्य कार्य भी करते हैं क्या? इसको मैं और थोड़ा व्यापक बना के इसका जवाब देने के साथ आप मुझे पूरा ही इसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है आपके पूरे काम का, उसको पूरे को ही बताना, क्योंकि आप बहुत अच्छे पैकेज की नौकरी आपको बहुत आसानी से उपलब्ध थी। तो आपका जो ये काम है उसमें कितना मिशन है, किस तरह का कॉमर्शियल संभावना है, आप कितनी देखते हैं, वो भी मैं जानना चाहती हूँ, पूरा ही आपका फाइनेंशियल और इनका सवाल एक साथ मिला के। जी बिल्कुल। तो देखिए, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है। हम लोगों ने अभी पैसा कमाने का नहीं सोचा है इस पे। बिल्कुल एक मकसद है पैसा कमाना, बिल्कुल बिजनेस कर रहे हैं तो मकसद है हमारा।
पैसा कमाना, क्योंकि अगर हम, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अगर मान लीजिए 5 साल, 2 साल, 4 साल मैं इसमें अपना समय देता हूँ और पैसा नहीं कमाता हूँ, तो ये एक हिंदी के युवा के लिए तो, अगर मान लीजिए ये खत्म होता है या चल रहा है लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो मैं उसी बात को सिद्ध कर दे रहा हूँ ना कि हिंदी का भविष्य नहीं है या हिंदी में पैसे नहीं है, आप इंग्लिश सीखो। तो बिल्कुल अभी हमारा पैसा बनाना तो मकसद है, और उसके पीछे एक ये भी कारण है कि हम लोगों को करके दिखाएं कि भाई देखो, हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं, इनमें भी पैसा कमाया जा सकता है बहुत अच्छा खासा, बिल्कुल मकसद है। लेकिन अभी हम पैसे कमाने पे, इसके द्वारा पैसे कमाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें जो भी खर्चा आता है, हम तीनों दोस्त हमारे जेब से लगा रहे हैं, हमारे पास थोड़े बहुत जितने भी सेविंग्स हैं उसके थ्रू लगा रहे हैं। हम फ्यूचर में डेफिनेटली इससे कमाने का सोच रहे हैं, किस तरह से कमाएंगे तो इसके बारे में हम श्योर नहीं है, बट हम अभी क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि अगर हम समुदाय का एक ऐप बना रहे हैं, मान लीजिए हिंदी साहित्य के समुदाय बना हुआ है, तो हमारा मेन उद्देश्य है कि उसमें अगर कोई भी जुड़ रहा है उससे, तो उसको उस समुदाय का कुछ सही में फायदा हो, उसको आके लगे कि यहाँ अपनी बात रख पा रहा है, या अपने जैसे लोगों के बीच में वो फील कर पा रहा है, उसको सही में लगे कि अरे ये तो चौपाल जैसा है, जहाँ हिंदी साहित्य की बातें चल रही हैं, कोई कविता पे बात चल रही है, या हिंदी साहित्य के किसी मुद्दे पे बात चल रही है, हिंदी साहित्य के भविष्य पे बात चल रही है, भाषा पे बात चल रही है, कुछ भी मुद्दा हो सकता है। हम तय नहीं कर रहे हैं कि आप किस मुद्दे पे बात कीजिए। तो वो हमारा मेन मकसद ये कि अगर कोई भी हमारे ऐप को चला रहा है, तो उसको आने वाले समय में उसमें सही में उसकी वैल्यू हो। जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक से आप देखिए आज हम लाइव कर पा रहे हैं, मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ, आपके माध्यम से और भी लोगों से जुड़ पा रहा हूँ। तो एक सही में हमारे लिए एक इस्तेमाल आ रहा है, हम नए नए लोगों से जुड़ते हैं या दोस्त बनाते हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा ऐप भी पहले सही में कुछ काम आए, अगर काम ही नहीं आएगा तो क्यों कोई पैसा देगा वहां पे। मतलब पैसा हम ऐप चलाने के लिए नहीं ले रहे हैं, लेकिन जैसे और किसी से भी अगर हमारे यहाँ पे ऐप चला रहे हैं ज्यादा लोग, तो हम एडवर्टीजमेंट एक मकसद हो सकता है, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट नहीं। जैसे मान लीजिए आप कोई अच्छी किताब आई है, किसी प्रकाशक को किताब का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, वो एक तरीका हो सकता है। या एडवर्टीजमेंट ना करके क्या पता यही एक मार्केट प्लेस हो जहां से लोग किताबें खरीद सकें या और अन्य साहित्यिक सामग्री खरीद सकें। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं, और मार्केट में इतने सारे मॉडल अवेलेबल है। लेकिन मेन चीज जो मुझे लगता है स्टार्टअप में एक ध्यान देनी चाहिए, वो है कि आपका स्टार्टअप कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सॉल्व करेगा तो आप उससे पैसा कमाने में आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आ रही। मैं आपकी कोई समस्या सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे आप स्ट्रीम यार्ड के लिए पैसे दे रहे हो क्योंकि आपकी ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ऐसे ही फेसबुक पर आपसे पैसा नहीं ले रहा है, वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है। तो आपसे डायरेक्ट पैसा नहीं ले रहा है, लेकिन वो बिजनेसेस से ले रहा है, जिन बिजनेसेस को कर रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉडल अवेलेबल है। आपकी ऐप को, आपके स्टार्टअप को कौन सा सूट होता है, ये एक्चुअली एक टाइम बाद पता चलता है, जब आप एक इस स्टेज पे पहुंच चुके हो जहां लोगों को सही में उस ऐप का इस्तेमाल कर पा रहे हैं या अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे जब आपने शुरुआत की इस स्टार्टअप की, तो मेन विजन क्या था? मतलब आपको इसमें कमर्शियल संभावनाएं भी बहुत दिख रही थी, या आपको लग रहा था कि हिंदी जानने वालों के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है? मेन मतलब विजन क्या था जब सोचा तो? या आप तीनों में से किसके दिमाग में आया, किस रूप में दिमाग में आया, इस तरह से? जी देखिए, शुरुआत इसकी यहाँ से हुई कि अभिषेक और राज यहाँ गुड़गांव में काम करते थे। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था दिल्ली में, और हम लोगों को मतलब जैसे चेतन भगत, अमित त्रिपाठी, दिव्य प्रकाश दुबे, आप इन लोगों का सबका नाम सुना हो, जो कि पॉपुलर लेखक हैं, पॉपुलर लेखक की उसमें आते हैं, जिनके पास खुद एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग है। तो मैंने क्या देखा कि ये लोग हमें अप्रोच करने लगे। इनकी बुक जब भी नहीं आती थी तो लाइव करने के लिए हमें अप्रोच करने लगे। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने यार ऐसा हम लोगों में क्या है जो ये हमें अप्रोच कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, इनके पास खुद का इतना बड़ा पाठक वर्ग है जितना तो हमारा नहीं, या कोई पब्लिकेशन हाउस है जो हमसे बहुत साल पहले से है। अगर वो हमें अप्रोच कर रहा है तो ऐसा क्यों है, मतलब इसका क्या कारण है?
तो मैंने क्या देखा कि यार मतलब मैंने अपना सोचा, अपना दिमाग लगाया, तो मुझे लगा कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास और कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे ये इस सूचना को पूरी कम्युनिटी को बता सके, या कम्युनिटी स्तर पर ये चीज हाईलाइट हो सके कि भाई ऐसी कोई नई बुक आई है, चेतन भगत की नई बुक आई है। इनका जो पाठक वर्ग है, इनका फॉलोइंग है, वहां तो ये पोस्ट डाल देंगे, उनको पता चल जाएगा। लेकिन बाकी लोगों को कैसा पता चले? कम्युनिटी में तो सिर्फ उतने ही उनके पाठक ही नहीं है ना, और भी बहुत बड़ा पाठक वर्ग है। तो मैंने ये चीज देखी। अब देखिए दूसरी कम्युनिटी, मान ले मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, क्रिकेट की कम्युनिटी है। तो क्रिकेट में अगर विराट कोहली बालकनी में अनुष्का शर्मा के साथ एक क्रिकेट खेल रहे थे लॉकडाउन में, वो चीज शाम तक पूरे इंडिया को पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का फोकस है उनपे। मेन स्ट्रीम मीडिया उसको सब अपने टीवी चैनल, नेशनल टीवी चैनल पे इस चीज को दिखाया जा रहा है, क्योंकि उस चीज को सही में लोग कंज्यूम करने के लिए तैयार है। हमारी अब चेतन भगत की बुक आई है, ये नेशनल टीवी पे क्यों नहीं आ रहा है फ्री में? मतलब पेड तो आप कर ही सकते हो पैसे देके, लेकिन फ्री में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है क्रिकेट के बराबर। तो मैंने देखा कि यार एक मेन स्ट्रीम मीडिया फोकस नहीं कर रही है। सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे नेशनल लेवल के इश्यू या ग्लोबल लेवल के इश्यू जो वैश्विक स्तर पे होते हैं, उनका नंबर हमेशा, उनके बारे में जो बात कर रहे हैं वो नंबर हमेशा इतना बड़ा होता है कि छोटी कम्युनिटी, जैसे अगर मान लीजिए 100 लोग ट्विटर पे ये बात कर रहे हैं कि चेतन भगत की मैंने नई बुक पढ़ ली है या इसका नाम ये है, या 500 लोग, 1000 लोग पढ़ उस बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो वो कभी दिखेगा ही नहीं। क्योंकि लोग तो वहां मोदी जी के बारे में, राहुल जी के बारे में या और कोई फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो लाखों में लोग बात कर रहे हैं, लाखों ट्वीट कर रहे हैं, तो उनके साथ हम कभी compete ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने देखा ऐसा यार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है मीडिया का जहां ये इंफॉर्मेशन कम्युनिटी लेवल पर हाईलाइट हो सके। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे जितने भी ग्लोबल या नेशनल लेवल के ट्रेंड्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी कम्युनिटी के ट्रेंड्स नहीं होते हैं। तो मैंने ये चीज आके फिर अभिषेक के साथ और राजू के, जो राज है मेरे साथ, उनके साथ शेयर की कि यार ऐसा मुझे लगता है और ये एक प्रॉब्लम है हिंदी कम्युनिटी में। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि यार, हम लोगों ने तब पैसा ऐसा का नहीं सोचा, हमने सोचा कि यार ये एक प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारे तकनीक का जो भी नॉलेज है हमें उसके माध्यम से। तो हमने सोचा क्यों ना हिंदी लिखने पढ़ने वालों का एक सोशल मीडिया बनाया जाए। तो हम लोगों ने एक ऐप बनाया जहां हम लोगों ने शुरुआत में, जो लोग हमसे ऐप से जुड़े हैं, शुरुआत में यहाँ ऐसा था कि आप पोस्ट करोगे, पोस्ट में सबसे पहले पूछेगा आप कहानी लिखना चाहते हो, कविता लिखना चाहते हो, लेख है या कुछ अन्य, ऐसे 5-6 कैटेगरी थी। और फिर लिखते थे, आप लिखो कुछ और एक फोटो होगी उसके साथ, और वो शेयर कर दो आप। लेकिन जो 100,000 लोगों ने यूज किया तो उनका वो आने लगा कि मुझे पता ही नहीं है मैं जो लिख रहा हूँ वो कविता है या क्षणिका है, क्या है, उनको पता ही नहीं है। और ये सही बात है, साहित्य में सबको नॉलेज नहीं है कि कौन सी कविता है, कौन सा क्षणिका है, कौन सा क्या है। तो हम लोगों ने सबसे पहले उस चीज को आसान किया कि हमने कैटेगरी पूछना बंद किया और हमने बोला कि आप डायरेक्ट जो आपके मन में विचार है उसको डालिए। तो हमने जब उसको ओपन किया तो ज्यादा लोग उसमें अपनी बातें रखने लगे। हमने क्या देखा कि जब धीरे धीरे वो नंबर 10,000, 15,000 पहुंच गया तो लोग सिर्फ कहानी, कविताएं या पंक्तियां नहीं, लोग फोटो डालने लगे, लोग अपनी पॉलिटिकल चीजें डालने लगे। तो हमने उसको काउंटर करने के लिए हमने क्या किया कि हमने अलग अलग कम्युनिटीज बना दी। हमने बोला कि अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है और आप फोटो डाल रहे हो तो आप फोटोग्राफी क्लब में डाल दो, क्योंकि आज के बाद सबके पास अच्छे अच्छे फोन है, सबके फोन में अच्छा कैमरा है। जितने भी चाइनीज फोन आ रहे हैं सब कैमरे के नाम पे ही बिक रहे हैं। तो सबको फोटोग्राफी करने का शौक है, कहीं भी जाते हैं, चाय का कप पीते हैं तो चाय की फोटो, बरसात हो रही है बरसात का फोटो, और उनको फोटोग्राफी का शौक है छोटा मोटा। तो हमने एक कम्युनिटी बनाई कि आप फोटोग्राफी वहां पे डाल लीजिए। राजनीति की एक कम्युनिटी बना दी, आप यहाँ पे डाल लीजिए। ऐसे हमने 5 से 10 कम्युनिटी बनाई। हमने देखा कि लोग अपने आप से ही, हमने कुछ अभी उनको बोला भी नहीं है, लेकिन फोटोग्राफी कम्युनिटी में फोटोज डालने लग गए हैं, राजनीति वाले में राजनीति वाला कंटेंट डालने लग गए हैं, क्रिकेट वाले में क्रिकेट। तो हमने देखा कि और बेहतर सिस्टम है। तो हमने ये देखा कि हिंदी जो पट्टी है वो सिर्फ साहित्य के नाम पे नहीं है, मतलब बहुत बड़ी पट्टी है हिंदी पट्टी, जिसमें किसी को खेल में रुचि है, किसी को तकनीक में रुचि है, किसी को और किसी में रुचि है, किसी को फिल्मों में रुचि है। तो सबसे पहले उनको एक मंच पे लेके आओ आप,
अब मान लीजिए कोई साहित्य लिख रहा है, वहीं पे कोई आया अपने पास अपने ऐप पे इसलिए आया क्योंकि उसको फिल्मी दुनिया की कम्युनिटी का लिंक भेजा किसी ने, तो फिल्मी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आया था, लेकिन उसने देखा अरे यहाँ हिंदी साहित्य की भी एक कम्युनिटी है, तो उसको ज्वाइन करेगा और उसमें देखा अरे यार इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हैं लोग। तो हो सकता है बहुत सारे अलग अलग कारणों से ऐप पे आए, लेकिन धीरे धीरे सब कम्युनिटियों से जब मेन जो जो उनकी रुचि होगी उन सब में जुड़ने लगेंगे। तो ये इस तरह से हमारा आइडिया टाइम के साथ इवॉल्व होता गया, और वहां से हमने सोचा कि एक तरह के लोगों को आप कम्युनिटी बनाइए, और वो अपने आप एक्चुअली आप जब एक जैसे लोग होते हैं तो ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा इस तरह का थॉट प्रोसेस रहा है कि लोगों को माहौल दें, जैसे हमने एक घर गृहस्थी की कम्युनिटी बनाई है, अभी वो बहुत नहीं है, लेकिन हमारा उसके जो घर गृहस्थी की कम्युनिटी है उसके माध्यम से जो माहौल, ये उद्देश्य है कि हम इस तरह का माहौल दें कि जो महिलाएं हैं बहुत सारी मोबाइल अभी इंटरनेट यूज करती हैं, वो मोस्टली यूट्यूब ही यूज करती हैं या फेसबुक भी यूज करती हैं, तो खुद कम डालती हैं, बहुत सारी डालती भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी नहीं डालती हैं। वो अभी सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख रही हैं या फेसबुक पे पोस्ट देख रही हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना शुरू नहीं किया इंटरनेट में, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ हमारी कम्युनिटी में आती है जिसमें देखती है कि उन जैसी कोई महिला या कोई आदमी घर गृहस्थी के बारे में बात कर रहा है, या मान लीजिए कि कोई औरत है या कोई एक युवा लड़की है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो मान लीजिए इस चीज को लेके डर में है कि अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके कैरियर में एक ब्रेक आ जाएगा। अब वो इसको इस कम्युनिटी में डालती है, कि हिंदी में डाल रही है कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, क्या मैं सही सोच रही हूँ, या आप किसी के और किसी महिला का ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगी, अपनी बात रखना शुरू करेंगी। हो सकता है शुरुआत में कमेंट में रखें अपनी बात और धीरे धीरे पोस्ट करने लगे उस बारे में। तो हम इस तरह का एक माहौल देना चाहते हैं, हर हर तरह के लोगों को अपना माहौल, ताकि वो इंटरनेट में पार्टिसिपेट करना शुरू करें। अभी तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो ये इस तरह से हमारा आइडिया टाइम के साथ इवॉल्व होता गया है, और हम टाइम के हिसाब से चेंज करते गए हैं। टाइम के साथ से इनका आइडिया इवॉल्व होता गया, और इसके पीछे क्या इनकी विजन थी और कैसे ये स्टेप बाय स्टेप बढ़े, और कैसे इनको अपनी वर्थ समझ में आई कि अब जिसे हम बहुत पॉपुलर और एक सक्सेसफुल राइटर मानते हैं, वो भी इनका मुंह देख रहे हैं अपने प्रचार के लिए। तो ये बात इन्होंने बहुत। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, शायद ईयरफोन की वजह से कुछ हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार ईयरफोन को नीचे रखिए। हाँ? आप एक बार आप बोलिए। तब आपका वो प्लग, ईयरफोन का प्लग देखिए सही ढंग से लगा हुआ है, लैपटॉप में आपने लगाया हुआ होगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। मैं पंखा बंद करती हूँ फिर। हाँ, ईयरफोन ना हो तो बैकग्राउंड की आवाज नहीं चाहिए होती। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छे से इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, और मैं सारी ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि घर गृहस्थी के जो मुद्दे हैं उसमें सारे पुरुष भी कुछ लिख सकते हैं, सारे लोग लिख सकते हैं। घर गृहस्थी दोनों का मुद्दा है, तो सिर्फ महिलाएं नहीं, बाकी लोग भी इस बात में लिखेंगे और आपको अपने जवाब वहां पे मिल सकते हैं। तो मुझे जो आपके पूरे ऐप के पीछे की बहुत अच्छे से विजन समझ में आया। हरिमोहन शर्मा सर कह रहे हैं कि हिंदी में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने का सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। तो साहित्य की तो गंभीर, अभी तो मतलब छोटे छोटे साइज की चीजें या कविता जो एक वन सीटिंग में पढ़ी जा सकती हैं मेरे ख्याल से, या कोटेशंस, कहानी और उपन्यासों के मैंने कई पढ़े हैं, बहुत सारा पढ़ा है मैंने, इस पूरे ऐप पोस्ट इनकी कई सारी पढ़ ली है नीचे तक, तो बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने ली भी हैं। तो वो अभी तक तो इनका उसमें चल रहा होगा जो छोटे मिजाज का है। तो साहित्य की अभी गहन
या व्यापक जो चिंताएं हैं उसकी तरफ कम बढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे वहां भी चीजें जाएंगी। बट मैं फिर से कह रही हूँ कि साहित्य तो सिर्फ गिनती का मामला नहीं होता। बट मुझे इनकी बातें सुन के एक बात ये समझ में आई कि जो हिंदी का लेखक है, सिर्फ आजकल लिखने वाले ही एक दूसरे को पढ़ रहे हैं, या सिर्फ अकादमिक जगत एक दूसरे को पढ़ रहा है, अकादमिक जगत में चीजें, या फिर अगर आप फेसबुक वगैरह की बात करते हैं तो पत्रिकाओं का तो सर्कुलेशन 5-7 हजार मैक्सिमम है, उससे ज्यादा का नहीं है। इसकी अगर हम बात करें, क्या कहते हैं, फेसबुक तो उसकी मैक्सिमम 5,000 है, जो सबसे मुफीद है साहित्य की लंबी रचनाओं के लिए। वहां भी डिजिटल में लोग लंबा नहीं पढ़ते, कम पढ़ते हैं। इस तरीके से हिंदी लेखक से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कभी वो अमिताभ बच्चन की तरह 2 ड्रॉप पोलियो पिलाने या फिर एक मास्क पहनाने के लिए आ सकता है, क्योंकि हिंदी लेखक की वो वाली व्याप्ति नहीं है। जैसे सचिन तेंदुलकर कोई क्रिकेट का फिल्म हीरो आके बोल सकता है कि भाई तुम मास्क पहनो, तो वो भी हिंदी लेखक नहीं करता है। तो मैं इनका भविष्य इस तरीके का तो देखती हूँ कि अगर जो डिजिटल चीजें आती हैं ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की, तो शायद कभी हिंदी लेखक मास्क पहना सके या उतरवा सके या 2 ड्रॉप पोलियो भी पहना सके। ये फर्क तो जरूर पड़ेगा। आप क्या बोलते हैं इस बारे में? आई मीन एक रेंज व्याप्ति बढ़ेगी थोड़ी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी। आप देखिए, अब ऐसा बदलाव हो भी रहा है। आप देखिए, मनोज मुंतशिर है, जो लेखन से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और डांस के शो को जज कर रहे हैं। आप देखिए कि डांस के शो को जज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक लेखक के तौर पर अपनी ऐसी पहचान बनाई है, गाने लिख के जो बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा होगा। मुझे तो लगता है कि बट उसके लिए लेखकों को भी बदलाव लाना पड़ेगा खुद में। ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा कि आप हिंदी की एक किताब लिख रहे हो और हिंदी की किताब लिख दी आपने और आप सोचो कि अब आपको ऐड के लिए आमंत्रित करेंगे कि अरे आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है, आप आइए, आप पोलियो का ऐड कर दीजिए। तो पोलियो जब ऐड कर रहा है, अमिताभ बच्चन ऐड कर रहा है या कोई भी ऐड कर रहा है, तो वो एक पॉपुलर चेहरा है जिसकी सब लोग वो पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ेंगे इससे। ये मैंने बोला कि ये काम कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो पॉपुलर वो चेहरा बनेगा, हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि इसका कंटेंट अच्छा है, वो लेखक अच्छा है। मैं फिर से कह रही हूँ कि साहित्य की गुणवत्ता गिनती पर कभी निर्भर नहीं करेगी। वो अच्छा लेखक हो जरूरी नहीं है। बट मैं ये कह रही हूँ कि डिजिटल स्पेस, ये जो चौपाले हैं, ये धीरे धीरे ऐसा काम तो कर ही पाएंगी कि एक लेखक भी कम से कम ये बात कर सके। मैं बस इतना कह रही हूँ। बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी शुरुआत में ही कह रहा था कि साहित्य के अपने अलग अलग पैमाने, अलग पैरामीटर हैं जिन पे वो रचना की गुणवत्ता को नापते हैं कि ये रचना अच्छी है या नहीं है। इसके अलावा जो बाकी मतलब ऐसा है कि हिंदी में अगर कोई बात रख रहा है, जैसे एक तो लोग तुरंत टैग दे देते हैं। अगर मैं हिंदी में अपनी बात रख रहा हूँ या मान लीजिए मैं अपने ऐप के बारे में हिंदी में अपनी बात शेयर करता हूँ कि हमने ये बनाया है, इस बार ये अपडेट किया है, तो लोग क्या होता है कि तुरंत लेखक का टैग दे देते हैं। अरे हिंदी में बात रखने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं लेखक हूँ, मैं अपनी बात भी तो हिंदी में रख सकता हूँ। तो वो मानसिकता जो नए कंटेंट बच्चे हैं, जो मैं देख रहा हूँ जिनसे, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ ऐसे नए लेखकों से, उनमें वो मानसिकता बदलती जा रही है कि हिंदी में सिर्फ लिख रहा है, कोई अपनी पोस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो लेखक नहीं है, वो अपने विचार रख रहा है। आप उसको लेखक का टैग दे दीजिए, आप उसको कंटेंट क्रिएटर का टैग दे दीजिए, या कुछ भी दे सकते हो। जो सोशल मीडिया की भाषा या डिजिटल दुनिया की भाषा है, वो कंटेंट क्रिएटर का टैग दिया जाता है कि सबको एक कंटेंट क्रिएटर माना जाता है। और कंटेंट क्रिएटर में वो अलग अलग विधाएं हो गई कि कोई लिटरेचर की विधा में कोई कर रहा है, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, या कोई और किसी तरह की टिप्पणी कर रहा है। बट हाँ, ऐसे अभी बहुत सारे लेखक आ रहे हैं और ऐसे हिंदी में अपनी बात रखने वाले लोग, हिंदी में अपने विचार रखने वाले लोग, मुझे लगता है कि पॉपुलर फेस बनते जा रहे हैं और आगे भविष्य में भी बनेंगे। और ऐसी चीजें डिजिटल, हाँ जी बोल लीजिए आप। नहीं, हाँ मैं तो यही बोल रहा था कि हाँ, ऐसे डिजिटल स्पेस में और चीजें होती रहेंगी तो वो उसी चीज में मदद कर रही हैं लेखकों को एक पॉपुलर
फेस बनाने में या ज्यादा लोगों से जोड़ने में? जी, तो मैं ये आपकी बात पे महेश मल्होत्रा जी का क्वेश्चन हम बहुत देर से छूटता जा रहा है ये, पर मैं पहले जिस बात के बीच में इन्होंने ये सवाल पूछा था उस बात पे मैं जरा सी पहले ले आऊं पहले। तो आपने उस समय बहुत अच्छे से मुझे वेब बताया था कि वेब का ये वर्जन है, हम पाठकों के जो प्रकाशकों का एकाधिकार है, जो साहित्य को निर्धारित करने वाली, उसकी दशा और दिशाओं को निर्धारित करने वाली जो एजेंसीज थी, जो संस्थाएं थी, उसमें प्रकाशक एक बहुत बड़ा रोल मानता है। हालांकि ये हिंदी साहित्य से अभी इन्होंने कहा कि इनका अनुभव बहुत नहीं है, इसलिए इन्होंने तो फिर भी लेखकों को 10% रॉयल्टी दिला दी, बट जिस दिन हकीकत जानेंगे कि 10% भी मिलने वाले 10% ही ना हो शायद, तो खैर, तो वो हकीकत तो उससे भी ज्यादा बुरी है जितनी आप सोच रहे हो। तो मैं ये कह रही थी कि 10% आपने ऐसे बोला जैसे सबको मिलता ही हो, तो मैं ये कह रही थी कि तो इन्होंने बताया कि उसकी मोनोपोली टूटी और हमने चाहा कि पाठक तय करें। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो उनकी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जाती है, तो जो पाठक है, जैसे जैसे वो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जैसे जैसे वो ब्रॉड कैनवस होगा, एक तरह से वैसे भी ये हर विधाओं का, हर क्षेत्र का कार्निवाल टाइप का भी है, क्योंकि आप सिर्फ रिटर्न में नहीं कर रहे हैं, आप चीजें, फोटोग्राफी भी पोस्ट हो रही है, उसमें वीडियो भी चल रहा है, तो एक तरह से ये सिर्फ साहित्य की बात हो भी नहीं रही है, तो कार्निवाल है हर विधा का, हर माध्यम का, ऑडियो विजुअल माध्यम है ना। तो जब जैसे जैसे वो कैनवस बढ़ता जाएगा, तो इनका कहना है कि सारे व्यू जब उसमें आते रहेंगे, तो जो पाठक कहने से एक बहुत हिंदी समाज में अभी तक जो कम पाठकों की संख्या है, तो जब हम पाठक कहते हैं तो उसका एक बहुत नैरो मीनिंग हमारे दिमाग में आता है। बट अगर उनकी संख्या बढ़ती जाती है पढ़ने वालों की, तो जैसे जैसे वो कैनवस ब्रॉड होगा, मैं इस टेक्नोलॉजी को भाषा में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने टेक्निकली बताया कि वेब याला वर्जन, वाला वर्जन, याला वर्जन, तो मैं इसको ब्रेन मानसिकता से बता रही हूँ कि ये वाला वर्जन, ये वाला वर्जन, यानी कि जो सांस्कृतिक और मानसिक पर्यावरण जो धीरे धीरे चेंज होगा, तो इनकी शुभेच्छा या इनकी जो आशावादी दृष्टि है, वो ये कह रही है शायद कि पाठकों की संख्या बढ़ने के साथ उनकी क्रिया प्रतिक्रिया से जो धीरे धीरे वो परिपक्व भी होते जाएंगे, तो जिस तरह की क्रिया प्रतिक्रियाएं आएंगी, क्योंकि उनका कैनवस बड़ा होगा, वो सिर्फ सवर्ण पुरुष तो होंगे नहीं, जो आज तक की संस्थाओं में जिनकी मोनोपोली रही है, उसमें स्त्रियां भी होंगी, दलित भी होंगे, दमित अस्मिताएं होंगी, उसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग होंगे, तो शायद इनको लगता है कि उस ऐसा हो जाने पर पाठक भी गुणवत्ता की तरफ बढ़ने लगेंगे, ऐसा मुझे आपका समझ आया। तो पहले आप मुझे इस बारे में जवाब दे दें कि क्या आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे पाठकों की गुणवत्ता इतनी बढ़ती जाएगी कि वो भी बेहतर चीज को पसंद करेंगे, और कैनवास बढ़ने से उनकी तरफ का जो मापदंड है उसका स्तर बढ़ेगा, जो भी सोशल मीडिया में बहुत ही लोअर है। आप किसी भी चीज को, मतलब आप कलम उठाने से पहले कोई तैयारी नहीं करते हैं, कुछ भी लिख के डाल देते हैं, आज तो स्थिति ये है। और पॉपुलर चीजों के नाम पे लोग बहुत सस्ती चीजों को साहित्य कह दे रहे हैं। तो क्या आप ये परिदृश्य देखते हैं जो मैंने अभी बताया? उसके बाद फिर आप इस आंसर को भी दे दीजिएगा कि महेश मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं कि क्या प्रकाशक और संपादक की भूमिका का कम होते जाना हिंदी साहित्य के भविष्य के लिए ठीक है? जी, हम अगले 5-6 मिनट में वाइंड अप कर रहे हैं, तो ये कंक्लूडिंग ही राउंड है हमारा। जी जी दीपक जी। देखिए, हाँ बिल्कुल, जो मैं बता रहा था कि हम डिसाइड ना करें कि कौन सा कंटेंट अच्छा है कौन सा नहीं है, पाठक खुद से तय करे, है ना। तो उसमें क्या है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो उनकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी या उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप कम्युनिटी ऐप पे जब जाओगे, हो सकता है कि बहुत सारा कंटेंट ऐसा हो वहां चर्चित जो आपको पसंद ना हो या और किसी को पसंद ना हो, मुझे पसंद ना हो, लेकिन एक पाठक वर्ग को पसंद आ रहा है ना। तो अब जब मैं ये बोल रहा हूँ कि कंटेंट अच्छा नहीं है, तो मैं एक तरह से इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ कि जिनको पसंद आ रहा है वो मूर्ख हैं, उनको नहीं पता है कि क्या अच्छा है। तो हिंदी साहित्य की एक सबसे बड़ी बीमारी तो मुझे यही लगती है
कि वो पाठक वर्ग को मूर्ख समझते हैं कि भाई इनको पता ही नहीं है क्या चीज अच्छी है क्या चीज नहीं है। तो एक तो ये चीज, और दूसरी चीज जैसे अब हिंदी पंक्तियां पे जो हम लोग डालते थे, लोग उसको साहित्य से इतना जोड़ते थे। हमने जब हिंदी पंक्तियां नाम रखा, मैं तो इनफैक्ट जब भी 100, 1 लाख, 2 लाख ऐसे पाठक होते थे तो मैं तो बार बार बोलता था कि भाई ये साहित्य का प्लेटफॉर्म, मतलब साहित्य का पेज नहीं है कि आप बार बार इसको साहित्य से जोड़ रहे हो। ये एक हिंदी में विचार रखने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, हिंदी में विचार पढ़ने वालों के लिए प्लेटफॉर्म। आपका जो साहित्यिक पैमाना है, हो सकता है हम उसमें नहीं उतरते हो, लेकिन आप जबरदस्ती उसको साहित्य से क्यों जोड़ रहे हो? जैसे अब आपने बोला कि लोग बिना तैयारी के फेसबुक पे लिख देते हैं, वो लिख रहे हैं, मुझे लगता है उसमें कोई गलत नहीं है। गलत जो है कि अगर मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि ये तो साहित्य है, या लिखने वाला ये बोल रहा है कि देखो मैंने कुछ साहित्यिक रचना लिखी है, वो चीज आप गलत बोल सकते हो जिनको साहित्य की नॉलेज है। लेकिन अगर मैं मेरे विचार रख रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कविता है या ये साहित्यिक कंटेंट है, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, आप या कोई भी उसको जबरदस्ती टैग दे रहा है तो वो गलत है। तो हम जो करना चाह रहे हैं, हमारे जो प्लेटफॉर्म पे करना चाह रहे हैं, वो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि देखो ये बिल्कुल तय करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कौन सी चीज साहित्यिक है कौन सी नहीं है, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। ये अभी तक करते आ रहे थे। जैसे किताब, जैसे मान लो आप मेरी किताब लेके आते हो, आप मेरे पास किताब लेके आते हो और मैं बोलता हूँ कि नहीं इसको हम पब्लिश नहीं करेंगे, तो आपने तो बहुत मेहनत करके लिखा है, वो आपके हिसाब से वो कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन एक पब्लिशर के तौर पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं ये अच्छा नहीं है या इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। तो ऐसे ही कुछ लोग बैठ के 10, 20, 30, 100 लोग बैठ के ये डिसाइड करें कि कौन सी चीज साहित्यिक है कौन सी नहीं है। इससे बेहतर है कि पूरी कम्युनिटी डिसाइड करे कि कौन से कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं कौन सा नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्या वो पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम साहित्य का टैग नहीं दे रहे हैं उसको, हम विषय, वो किस विषय पे बात करना चाहते हैं, किन चीजों पे बात करना चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट वो। अब जैसे मान लीजिए कि वहां सिर्फ हो सकता है इस नए लोग हों, तो साहित्यिक रचना जिनको कहा जाता है या साहित्य के लोग जिनको रचना कहते हैं, वो वैसी रचनाएं ना हो। लेकिन जब तक उनको साहित्य वाले लोग वहां पे सिखाने वाले नहीं होंगे कि देखो एक एक साहित्य का ये भाग भी है, या लेखन पाठन का एक भाग ये भी है जहाँ अन्य तरह की रचनाएं जिनकी गुणवत्ता क्यों अच्छी मानी जाती है, या इनमें क्या ऐसा नया है जो आप नहीं सीख रहे हो, तो सब लोग होंगे तो मुझे लगता है अपने आप सीखते जाएंगे। तो पहली चीज का है। दूसरा, जो महेश पुनेठा जी बोल रहे थे, तो मैं ये बोल रहा था कि बिल्कुल कम नहीं होगी, हिंदी संपादक और साहित्य जो प्रकाशक हैं वो बिल्कुल रहेंगे उसमें। तो उनका जो रोल है, आप बोल रहे हो कि अच्छा साहित्य, तो मान लीजिए कि मैं एक लेखक हूँ या आप एक लेखक हो रश्मि जी, और आपकी पहली दूसरी तीसरी किताब आ जाती है जिसमें साहित्य, जिसमें किसी भी प्रकाशक ने ये तय कर दिया है कि आपका जो कंटेंट है वो एक पैरामीटर पे फुलफिल करता है और इसे साहित्यिक कहा जाता है। और 1-2 किताबों के बाद में मान लीजिए आपके 5-10 हजार पाठक हो जाते हैं, जो आपकी अगली अगली किताब आएगी उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो क्या आपको प्रकाशक की जरूरत है? मुझे लगता है कि उस समय बिल्कुल प्रकाशक की जरूरत नहीं है। आप आजकल ऑनलाइन खरीद सकते हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा डिजिटल हो गया है। पहले किताब पुस्तकालय में जाती थी और जगह जाती थी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो वो बिल्कुल अब सिनेरियो बहुत अलग हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो जो लोग, अभी आप प्रकाशक में भी देखोगे तो बहुत सारे प्रकाशक जिनको साहित्यिक कहा जाता है, वो भी ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं जो जिनको आप साहित्यिक नहीं मानोगे। बड़े बड़े प्रकाशक भी आप हैं, वो भी पॉपुलर कंटेंट या पॉपुलर किताब लिख रहे हैं या पॉपुलर लेखकों की किताब छाप रहे हैं, क्योंकि उससे पैसा होगा। तो ये कहना कि प्रकाशक एक अच्छा साहित्य छांटता है या संपादक अच्छा साहित्य छांटता है, तो ये तो पूरी तरह से 100% ये चीज भी बिल्कुल सही नहीं है। तो एक छोटा सा काम रहेगा साहित्य, मुझे लगता है प्रकाशक और संपादक का काम रहेगा कि वो एक नए किसी लेखक को एक गुणवत्ता के पैरामीटर पे नापें और उसको पब्लिश कर दें। उसके बाद उस पब्लिशर, उस लेखक की, नए लेखक की अपना एक पाठक वर्ग बन जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि वो खुद से पब्लिश कर सकता है। फ्यूचर में ऐसा सिस्टम बन जाएगा जहाँ लोग खुद से पब्लिश कर पा रहे हैं, उनकी बुक का डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिकेशन सब कोई और देख रहा है, और लोग डिजिटली उसको अनाउंस कर रहे हैं, जिसका वो चार्ज ले रहे हैं कुछ 40%, 50%, बाकी 40-50% पूरा लेखक के पास जा रहा है। मैं ऐसी फ्यूचर की कल्पना कर रहा हूँ। अभी क्या होता है कि
सिर्फ 10% भी आप जैसे बता रहे हो नहीं मिलता है। आप देखिए अगर यही काम आपकी किताब को आप घर बैठे कर सको, आपके लिए किताब की डिजाइन, किताब का प्रकाशन और किताब का डिस्ट्रीब्यूशन मैं संभाल लूं, मैं बोलूं आपको कि आप मुझे 50% दीजिएगा आपकी किताब में से और ये 3 काम आपके मैं संभाल सकता हूं, तो हो सकता है जो जो पहले से ही जिनका एक पाठक वर्ग बना हुआ है वो लोग अपनी किताब खुद से पब्लिश करना चाहेंगे। तो मैं उस चीज की बात कर रहा था कि एक मेन रोल जो प्रकाशक का है वो कम घट के एक छोटा सा रोल हो जाएगा। हाँ, थोड़ा छोटा तो वैसे भी होना शुरू हो भी गया है, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, पक्का नहीं मुझे पता, मतलब इस रूप में तो कम नहीं हुआ कि प्रकाशकों की कोई भी महत्व कम हुआ हो। इस रूप में कम होना शुरू हो गया है कि पहले लेखक किताब प्रकाशक को दे देता था, फिर वो भूल जाता था, बाकी सारा काम प्रकाशक का होता था। आजकल प्रकाशक ऐसे ही लेखक को छापना चाहते हैं जो अपनी एडवर्टाइजिंग खुद करे। जैसे कि मेरी किताब में कोई प्रकाशक ज्यादा दिलचस्पी लेगा अगर आपका 50,000 लोगों का कम्युनिटी ऐप या कोई और मुझ में दिलचस्पी ले रहा होगा। तो अब जब प्रकाशक ने मुझे चुना तो दरअसल उसने एक पूरे पूल को चुना, साथ में मेरी कंटेंट को नहीं चुना। तो उस रूप में तो प्रकाशकों की भूमिका हल्की सी डाइल्यूट होनी शुरू हुई है, बट क्योंकि प्रिंट जो किताबें हैं उसकी अभी एक महत्व बना हुआ है और उसमें जो स्थायित्व, ठहराव और गुणवत्ता है उसकी वजह से बना भी रहेगा, तो अभी लोग ऐसे डिजिटल और उसको क्लब करके कर रहे हैं। मतलब मैंने देखा है कि प्रकाशक बहुत जल्दी उनकी किताबें छाप लेते हैं जो अपनी रीच अपने आप बना ले रहे हैं। तो वो एक तरीके से कंटेंट की एक मिनिमम गुणवत्ता रखते हैं, साथ में जो डिजिटल स्पेस या अन्य तरह का जो स्पेस में आपकी जो लाइजनिंग है उसको भी करते हैं। तो कहीं मतलब एक बीच की स्थिति तो मुझे लगता है आनी शुरू हो गई। सुखजीत जी का जो सवाल था वो मेरा भी था, पर सुखजीत जी अगर हमें जवाब ना भी मिले तो चलेगा, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि मैंने कभी दावा ही नहीं किया कि मैं साहित्य का कर रहा हूँ, मैं तो हिंदी की एक चौपाल बना रहा हूँ। और जो मैंने आपसे पहले प्रश्न किया था दीपक जी, मैंने तो साहित्य के लिए किया भी नहीं था। जब मैंने कहा कि लोग कुछ भी लिख के ऐसे कह देते हैं, उसकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं रखते, तो वो तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की भी बात हो सकती है। आई मीन कि मैं किसी भी चीज पे जैसे मैं मान लीजिए कि आपके उत्तराखंड झारखंड वाले भी आपका एक क्षेत्र बना हुआ है, मान लीजिए कि मैं उत्तराखंड वाले में वहां पे कम्युनिटी में आती हूँ और उसके लोक नृत्य या लोकगीत के बारे में कोई गलत जानकारी लिख के आ जाती है ना, कोई गाना जो लोकगीत में बहुत अलग तरीके से है और मुझे इतनी अच्छी गढ़वाली नहीं आती तो मैं गलत भाषा में लिख के आ जाऊं, तो मैं तो ये कहना चाह रही थी, या मैं रसोई वाले में जाऊं और किसी गढ़वाली पकवान की विधि बहुत गलत लिख के आ जाऊं, आई मीन मुझे वही आता हो। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि किताबों में तो एक ठहराव होता है, एक प्रक्रिया से चीजें गुजरती हैं, पर डिजिटल स्पेस में क्या होता है कि आप एक क्लिक से चीजें भेज सकते हैं, तो जो एक अलग से तैयारी होती है वो हम नहीं करते हैं। ये मैंने कहा कि रीच उसकी ताकत है और चीजों के जो बनने की पकने की अपनी एक प्रक्रिया होती है। जब हम किसी को पत्र भी लिखते हैं तो हम सोचते हैं कि गलत ना रह जाए क्योंकि इसे 5 दिन बाद पहुंचेगा, फिर कब जवाब आएगा। मेल लिखनी होती है तो भेजने के बाद सोचते हैं स्पेलिंग गलत चली गई 4, तो वो चीजों के मैं बोल रही थी। सुखजीत जी का जो सवाल है वो उसको मैं डायरेक्ट भी पढ़ूंगी, थोड़ा सा अपनी भाषा में भी कहूंगी कि जो साहित्यकार होते हैं आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं, ज्ञान विज्ञान अगर आप बोल रहे हैं तो उसके तौर पे। तो दरअसल जो साहित्यकार हो चाहे पिक्चर का डायरेक्टर हो, वो एक वेटर नहीं होता है कि उसको पाठक की, दर्शक की तरफ से जो ऑर्डर मिलेगा वही डिश पहुंचानी है। वो रुचि को बनाता भी है, उसका निर्माण भी करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जहाँ पे हम सिर्फ फॉलो करने या पाठकों पे चीजें छोड़ देने की तरफ से चीजें शेप लेंगी, तो ऐसे में एक आलोचक की भूमिका क्या होगी, और ऐसे में जो पाठक की रुचि का परिष्कार करना भी एक पढ़ी लिखी जनता का ही काम है, क्या वो नहीं किया जाना चाहिए? मैं फिर यही बस इस पे आपका जो भी व्यू है। बिल्कुल, देखिए आप जैसे मान लीजिए आप खुद आलोचक हैं, तो मान लीजिए कि मैं कोई भी रचना लिखता हूँ या किताब लिखता हूँ, तो आपका रोल तो अभी भी वही है। मतलब आप कभी अभी भी कम्युनिटी ऐप पे जाके हिंदी साहित्य का जो समुदाय है, हिंदी साहित्य की जो कम्युनिटी है, उसमें जाके अपनी आलोचना किसी की भी रचना, किसी की भी पुस्तक, किसी के लेख पे अभी भी कर सकते हो। मतलब उसके लिए तो कभी भी मना नहीं है। इनफैक्ट आपको बल्कि और नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो वो काम तो बिल्कुल अभी भी हो ही रहा है, उसको बंद थोड़ी कर रहे हैं।
हम ये कर रहे हैं कि इसके अलावा, अब जैसे मान लीजिए कि आपने आलोचना की या मैं आलोचक हूँ, आप आलोचक, मैं किसी किताब के बारे में लिखता हूँ कि भाई इस किताब में ये है या मुझे ये पसंद आया, ये पसंद नहीं आया, हो सकता है कि एक दूसरा पाठक वर्ग हो या एक पाठक 10-15 पाठक और हो जिनका अलग व्यूज हो मेरे से। ऐसा थोड़ी है कि मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है या वही बिल्कुल पूर्ण सत्य है, और भी तो लोग हैं जो अपना व्यूज रख सकते हैं। तो आपकी आलोचना पे भी हो सकता है लोग अपने व्यूज रखें। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया का ये फायदा है कि जहां पहले वेबसाइट पे सिर्फ आप अपना व्यूज रख रहे थे, सोशल मीडिया पे उस व्यूज पे भी और व्यूज रखते हैं लोग। और मुझे लगता है साहित्य तो यही सिखाता है कि कैसे विचारों का आदान प्रदान होता है, कैसे हम नई चीज पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल एक ज्यादा पार्टिसिपेटिव सिस्टम बनाता है सोशल मीडिया, ना कि पहले की तरह नहीं है कि एक या दो लोग ही उस चीज को लिख रहे हैं। तो मैं तो इसको ओवरऑल फायदा ही देखता हूँ, नुकसान की तरह नहीं देखता हूँ। जी, मैं इस बात को आगे बढ़ा के फिर हम कंक्लूडिंग सवाल पे जाएंगे। ये आईआईटी कानपुर के ही पास आउट हैं कि वो लिख रहे हैं, कांग्रेचुलेशन सुनील कुमार जी, कांग्रेचुलेशंस टू फाउंडर टीम, इज देयर एनी इकोनॉमिक मॉडल अटैच टू दिस एफर्ट टू सस्टेन एफर्ट्स इन द लॉन्ग रन। तो इसका जवाब तो आप दे चुके हो, है ना? तो इसका जवाब तो दिया ना आपने पहले? हाँ बिल्कुल, मैंने वैसे हमारा इकोनॉमिक मॉडल क्या होगा ये नहीं बताया, बट डेफिनेटली हमारे बैक ऑफ द माइंड वो भी है कि हम देखिए, हम या मेरे जैसे बहुत सारे नए लोग हैं जिनके माइंड में ये चीज क्लियर है कि हम अगर साहित्य के क्षेत्र में या लेखन पाठन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम समाज सेवा करने नहीं आए हैं। अगर हम हमारा कैरियर दाव लगा रहे हैं तो हम इससे कुछ चीजें, हम इसको एक कैरियर की तरह ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक सफल कैरियर हम इसमें बना पाए। तो जो इकोनॉमिक मॉडल हम डेफिनेटली हमारे माइंड में लेके चलते हैं कि हाँ एक अच्छा इकोनॉमिक मॉडल हो, अच्छा एक बिजनेस इसमें तैयार किया जाए, ताकि भविष्य में एक बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हमें देख के अपना एक बिजनेस करने की शुरू कर रहे होंगे हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में। तो इनसे बात करके जो मुद्दे हमने उठाए या जो जवाब इन्होंने दिए वो सारे डिस्कर्सिव हैं। ये जो तरीका हजारों साल से सभ्यता चली आ रही है, और किताबों की बात करें, जिस तरीके से आज तक हम पाठक और लेखक को देखते आए हैं, जिन भूमिकाओं में, जिन पारंपरिक भूमिकाओं में, उसका भी हजारों साल का इतिहास है और ये एक बहुत नई चीज है। तो अभी बहुत सारे सवाल छूटेंगे, बहुत सारे जवाब हमें इनकी एक व्यवस्थित सोच इन चीजों के बारे में, जबकि हमारी इन विषयों पे बहुत बिखरी हुई सोच होती है, बट उनकी वो एक सिस्टमैटिक वे में उन्होंने जो जवाब दिया, तो उससे हमें उधर का पक्ष बहुत अच्छे से समझ में आया, कुछ तकनीकी पक्ष भी समझ में आया, विजन भी समझ में आई, और सवाल तो इस पे उठते रहेंगे और ये सवाल ही इसको ताकतवर बनाएंगे। सवाल उठने बंद हो जाए तो वास्तव में जो इनके बारे में बोला जाता है कि मतलब ये इसमें गुणवत्ता नहीं होती, वो नहीं होती, वो सचमुच सही हो जाएगा। अगर सवाल नहीं उठेंगे तो आएगा, वो बेहतर बनेगी कैसे? लेकिन इस बारे में कोई भी कंक्लूडिंग बात तो ना वो कह सकते हैं, ना मैं कंक्लूडिंग बात कोई कह रही हूँ, लेकिन मैं हाँ इतना जरूर बोल रही हूँ कि इस समय अभी कोई वो तय नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय नहीं है इस वक्त। मापदंड कुछ नए नहीं बने हैं, जिसकी तरफ सुखजीत जी ने इशारा किया। रुचि के पुरस्कार की भी बात हुई, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जो पहले भी है वो भी एक खास तरह की रुचि थी, जो एक खास तरह का जनरलाइजेशन था, जो एक तरफ को ढुलकावा होता है समाज के वही 2-3-4% के लोगों की तरफ वर्चस्व संपन्न सारी संस्थाएं, सारे तरीके उनकी तरफ ढुलके हुए थे। तो वो जो मापदंड भी थे वो वाले थे। तो मुझे आज की डेट में ये लगता है कि जिन आवाजों को कभी जगह नहीं मिली, जिन आवाजों का समावेश उन संस्थाओं में, उन जगहों पे नहीं था, वो आवाजें अगर आज फूट रही हैं तो उसमें से बहुत कुछ बेकार भी होगा, बहुत कुछ से बनेगा। मे बी की सुई की भूसे की ढेर में एक सुई ढूंढने जैसी बात आज की डेट में हो, लेकिन ये सुई एक नई दृष्टि से बनी है। ये वो सुई नहीं है जो 5000 साल से चली आ रही। तो मुझे सबसे बड़ी ताकत इसकी ये लगती है, और एक दिन मुझे ये भी लगता है कि जैसे जैसे इसमें सवाल उठाए जाएंगे और गुणवत्ता की तरफ बढ़ा जाएगा, तो धीरे धीरे भूसा कम होता जाएगा, सुइयां ज्यादा मिलती जाएंगी। ये भी मेरे को भरोसा होता है, और ये भी मुझे भरोसा होता है कि ये जो सुइयां हैं
ये समाज के विभिन्न वर्गों में के बीच को सिलने का भी काम करेंगी, जबकि पहले ऐसे था कि एक ही तरफ को सारी चीजें ढुलकी हुई थी। तो मुझे ये लगता है कि तमाम बुराइयों के बाद भी जो ये डिजिटल स्पेस है, जिनके लिए कहीं भी कोई और स्पेस नहीं था, क्योंकि सारी सामूहिकता जैसे पुरुषों के पक्ष में ढुलकी हुई होती है, सारी सामूहिकता कुछ खास लोगों की तरफ ढुलकी होती है, कुछ आवाजें रह जाती हैं। तो हमें तो तमाम जोखिम के बाद ये पसंद आता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर डिजिटल स्पेस क्रिएट होता तो मैं कहीं भी हो पाती, क्योंकि संस्थाओं में भी पुरुषों का वर्चस्व है, घरों में भी सारा रिश्तेदारी, सारा मतलब राजा आपके घर का पुरुष है, अगर वो रानी भी निर्णय ले रही है तो वो सारा राजा के पक्ष में हो रहा है। तो आप कि कहाँ रह के आवाज, तो मुझे लगता है कि डिजिटल स्पेस ने बहुत सारी आवाजों को एक मंच दिया है। अब उन आवाजों के एक मापदंड तय होने जरूरी हैं, और अगर इनकी व्याप्ति बढ़ती है जैसा ये बता रहे हैं, तो एक वो कैनवस बड़ा होगा तो वो मापदंड अपने आप उभरेंगे। उनका कहना है कि हम पाठक पे यकीन करेंगे और ये पूरे के पूरे जो देश का आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण होगा, दरअसल उससे भी पाठक प्रभावित होंगे। तो मार्केट फोर्सेस के साथ और सारे फोर्सेस के साथ ही ये चलेगा, पर कम से कम सामंतवाद में पूंजीवाद का ज्यादा फर्क मतलब एक बाजार की और अन्य गतियों से भी चीजें तय होंगी, तो वो पुराने गढ़ तो थोड़े बहुत टूटने शुरू इससे हो गए हैं। ये मैंने पूरी बातचीत के बीच से जो निकल के आया वो बताया, मेरे अपने व्यू नहीं दिए। चलते चलते आखिरी प्रश्न जो हमेशा किंग्स युगी में पूछा जाता है वो ये कि युवाओं को आपका संदेश, और बड़ों के लिए। बड़ों से मेरा मतलब है जिनके हाथों में निर्णायक क्षमताएं होती हैं, घरों के मुखिया, ऑफिसों के मुखिया, की पूरे प्रकाशन जगत, अगर इसकी किताबों की जगत की बात करें तो उनके मुखिया लोग। जी बिल्कुल, देखिए बड़े हैं जो हमसे जिन्होंने हमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, और बहुत सारे चीजें ऐसी है जब हम बड़े हो रहे हैं अभी, तो हमें समझ में आ रहा है कि अरे यार बड़े सही बोलते थे इस चीज के बारे में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बट मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी एक अलग कॉन्टेक्स्ट में लाइफ जी है। उन्होंने जो अपनी युवा जीवन जिया था उसमें बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट था, अलग समय में जिया, और अभी जो नई पीढ़ी आ रही है वो बहुत अलग समय में जी रही है। आप उनको पुराने समय के मापदंड या पुराने समय के हिसाब से उनको कुछ इनपुट दोगे तो हो सकता है कि वो उनके समय में इतना यूजफुल ना हो। उनको अपने तरीकों से उनकी बात सुनिए, वो क्या करना चाहते हैं, और उसमें आप अपना कुछ इनपुट दे सको। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को या जिनके पास निर्णय लेने का डिसीजन है, उनको सामने वाले को थोड़ी फ्रीडम भी देनी चाहिए कि उनको अपने तरीके से चीजें करनी दिए जाए। कुछ समय बाद हो सकता है कि वो खुद से ही सीख जाए कि अरे यार ये मैं सही रास्ते पे नहीं चल रहा हूँ, या ये सही रास्ता नहीं है। या हो सकता है कि आप कुछ नई चीज सीख जाओ कि यार ये कुछ नए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाकी मेरे और युवा साथी हैं या मेरे से आसपास छोटे उम्र के हैं या आसपास की उम्र के हैं, उनके लिए यही है कि मुझे लगता है तकनीक में बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं और भविष्य में तकनीक पे बहुत सारी चीजें निर्भर होंगी। तो आप उसको उस तरह से मत देखिए जैसे मेरा खुद का बचपन एक बिना तकनीक के निकला है। गाँव में रहे हैं तो इतनी सारी चीजें, मोबाइल, ये सब भी हम तक बहुत लेट तक पहुंचे हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि अरे यार ये सही नहीं है, जैसे स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करना या तकनीक के बारे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना सीखना। लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों को देखिए, जो बच्चा है छोटा सा, वो खाना ही तब खा रहे हैं जब उनको आप कार्टून दिखा रहे हो। 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा यूट्यूब पे एड को दबा के छोड़ देता है। वो हमसे ज्यादा डिजिटल फ्रेंडली है, हमसे ज्यादा डिवाइस फ्रेंडली है। तो जो मेरी उम्र के लोग हैं तो मुझे उनको यही बोलूंगा कि तकनीक के बारे में नई नई चीजें सीखिए। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट होंगी, और हो सकता है कि आप भी उसमें कुछ एक नया तरीका कर दो, नया कुछ कर दो। तो मुझे लगता है कि समय के साथ और तकनीक के साथ अपडेट रहना चाहिए। वो सिर्फ मेरे युवा साथियों के लिए भी नहीं, और भी बड़े हैं वो भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि तकनीक के अपने अलग एडवांटेज हैं। जो आप फिजिकली या पहले के सिस्टम में किसी स्केल पे कर पा रहे तो उससे बड़े स्केल पे आप यहाँ चीजों को कर पाओगे। बाकी तो धन्यवाद, आपकी वजह से मैं हो सकता है कि बहुत नए लोगों से जुड़ा हूँ और लोगों को हमारे कम्युनिटी ऐप के बारे में पता चला हो।
तो हमारा उद्देश्य यही है कि हिंदी पट्टी के जो भी लोग हैं, चाहे वो साहित्य में हो, मीडिया में हो, अलग अलग क्षेत्र में, तकनीक में भी हो सकते हैं, उन सबको एक कॉमन मंच पे लेके आए ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे के काम के बारे में सीख सकें, और एक हमारी टीम या कुछ 10-100 जने बैठ के किसी चीज के बारे में डिसीजन ना लें, हम पूरे एज ए कम्युनिटी डिसीजन ले कि ये चीज पे डिस्कशन होना चाहिए या इस चीज पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, या इस चीज को तवज्जो देनी चाहिए, इसको नहीं देनी चाहिए, हम सब मिलके डिसीजन लें। तो आप लोग अगर नहीं है अभी तक कम्युनिटी ऐप पे, आइए, कुछ भी आपको अगर दिक्कत आए, कुछ भी समस्या आए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं ऐप के बारे में, आपसे भी इनपुट लूं ताकि हम ऐप को और बेहतर कर सकें, आसान कर सकें। बाकी तो सबको बहुत सारे लोगों के जवाब आ चुके हैं इतने कि उन्होंने ज्वाइन किया। किरण शर्मा जी कह रही हैं कि रश्मि जी के प्रयासों से विदुष बैटन के माध्यम से दीपक जी का, मैं इसी भाषा में पढ़ रही हूँ क्योंकि उन्होंने दीपक, रश्मि, ज्योति सबकी रोशनियों को प्रयोग कर लिया है अपने वाक्य में, रचना है ये अपने आप में। हिंदी भाषा के उत्थान एवं प्रचार हेतु सजग विचार प्रवाह ज्योति जी के कुशल संचालन में आज के कार्यक्रम की लौ दूर तक जाएगी। उन्होंने फोटो भी बनाई है रश्मि की, ज्योति की, दीपक की भी है। बहुत अच्छा। और साथ में उन्होंने लिखा कि मैं जिस निपुणता से संचालन कर रही है वो भी सराहनीय है। तो आप सब जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपक जोरवाल जी का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से हमें इन चीज़ों के बारे में बताया जो हमारे लिए हमें भी फायदा देगा, उनको भी लोग मिलेंगे। पर मैं 1 मिनट जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे फेसबुक की पोस्ट में लोगों को हमारे कमेंट नहीं चाहिए तो वो हमें ब्लॉक कर देते हैं, इसमें भी ब्लॉक होता है क्या? इसमें कोई कम्युनिटी इसमें नहीं अभी ब्लॉक नहीं, अभी तो क्योंकि अभी बहुत शुरुआत है, धीरे धीरे हम चीजों को इम्प्रूवमेंट करेंगे। वैसे भी ब्लॉक करने की जरूरत भी शायद ना पड़े, तो नहीं, बट ऐसा हो सकता है कि एक समय बाद देखिए, जब पूरा आप ओपन सिस्टम रखते हो तो हो सकता है कि कुछ लोग अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करें। अच्छा, हाँ, उस तरीके से, तो उसके लिए ऐसे समय में हमें कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम उनको उन चीजों को हटा सकें या कुछ कर सकें। तो इस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो लाइव प्रोग्राम्स हैं या इस तरह की जो चर्चाएं, विचार विमर्श होते रहने चाहिए ताकि हम डिजिटल स्पेस की गुणवत्ता को बनाए रख सकें और हम उसमें जो सामग्री डालें उनमें कम से कम ज्ञान विज्ञान का स्तर अच्छा हो, क्योंकि अब इसे रोका तो नहीं जा सकता, रोका जाना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही रोका जाना चाहिए, पर जो लोग सोचते भी हैं कि इसमें अराजकता है उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि इसे रोकना संभव तो है नहीं। तो मेरे ख्याल से हमारे पास एकमात्र राह यही है कि हम इसकी गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, है ना? आ तो चुका ही है, ये रुकेगा तो है नहीं। डिजिटल स्पेस एक रियलिटी तो बन ही चुकी है, तो हम उसकी गुणवत्ता की तरफ काम कर सकते हैं। तो कुछ मोनोपोलीज को तोड़ने का दम भी इसमें है, और अपना ये क्या गढ़ता है ये अभी भविष्य के गर्भ में है। बहुत सारी चीजें थोड़ी बहुत आई भी हैं सामने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अब सभी लोगों का जो भी हमसे जुड़े हुए थे। तो हम मिलेंगे फिर अगले में। ज्योति जी तो विदुष बैटन परिवार का हिस्सा हो चुकी हैं, तो उनको मैं धन्यवाद नहीं कहूँगी, बल्कि ये करूँगी कि अक्सर वो संचालन की भूमिका में आगे आए। वो पिछले 20वें एपिसोड में मुझे मिली थी एज अ गेस्ट, और अभी एकदम उन्हें 5-7 मिनट पहले मैंने कहा संचालन करोगी, इतनी ही देर में वो इतना कर लिया उन्होंने एकदम स्पॉन्टेनियसली, और वो बहुत लाजवाब था। मैं एक युवा एनर्जी चाह रही थी टेक्निकल बात करने के लिए, तो वो उसमें उन्होंने जोड़ी, और वो भी उसमें आ चुकी हैं। इनके पंक्तियां, हिंदी पंक्तियां में महेश मोइठा की भी मैंने कविता पढ़ी है, इनकी हिंदी पंक्तियों में शामिल मैंने देखी है उनके कम्युनिटी ऐप में भी। और जो पंक्ति उन्होंने पढ़ी कवाफी की, तो विदुष बैटन में कुमार अंबुज जब आए थे उन पे बोलने, तो वहाँ वो पंक्तियां पढ़ी गई थी जिन प्रियंका दुबे की वॉल से इन्होंने वो पंक्ति ली है, वो भी वहाँ किंग्स योगी में आ चुकी हैं। तो हिंदी पंक्तियों और विदुष बैटन का काफी सारा गठजोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।